सीरीज की शुरुआत एक महिला से होती है जो आराम से एक रेस्टोरेंट में जाती है, खाना ऑर्डर करती है और फिर अपनी जिंदगी के बारे में बताते हुए एक फोटो खींचती है। वो बताती है कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और सिर्फ एक फोटो से किसी भी बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। और वो सच में ऐसा करके दिखाती है, क्योंकि उसकी पोस्ट देखने के बाद धीरे धीरे ज्यादा लोग उस रेस्टोरेंट में आने लगते हैं। इस महिला का नाम सेओ आरी है। वो बताती है कि उसकी जिज्ञासा ने ही उसे साउथ कोरिया की सबसे सफल इन्फ्लुएंसरों में से एक बना दिया। आज उसके पास 13 लाख फॉलोअर्स है। बाहर से देखने पर लगता है कि वो बहुत शानदार जिंदगी जी रही है, जैसे पैसा खुद ब खुद उसके बैंक अकाउंट में आ रहा हो। लेकिन सेओ आरी के मुताबिक एक समय ऐसा भी था जब उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखरी हुई थी। अच्छे दिनों का स्वाद चखने से पहले वो एक अंधेरे कमरे में जाती है और कहती है कि आज वो बताएगी कि उसने अपनी जिंदगी कैसे बदली, यानी उसका चीट कोड क्या था। वो अपने फोन के सामने बैठती है जहां इंस्टाग्राम लाइव पहले से सेट होता है और कुछ ही देर में लोग उसे देखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि आरी की शुरुआत एक ऐसे इंसान के रूप में हुई थी जिसकी सोशल मीडिया पर लगभग कोई पहचान नहीं थी। वो एक छोटे से ब्यूटी ब्रांड के लिए घर घर जाकर सामान बेचती थी और उसे इन्फ्लुएंसरों के झगड़ों या ड्रामे से कोई मतलब नहीं था। हालांकि उसकी दोस्त यून जोंग बिल्कुल अलग थी। उसे सोशल मीडिया का ड्रामा बहुत पसंद था और वो हर छोटी बड़ी बात आरी को बताती रहती थी। उस समय ऑनलाइन सबसे बड़ा झगड़ा इन्फ्लुएंसर बिनयोम और वांग रोला के बीच चल रहा था। कहा जाता था कि वे कभी अच्छी दोस्त थीं, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब मिनहाई ने फॉलोअर्स की संख्या में बिनयोम को पीछे छोड़ दिया और उसे नीचा दिखाने लगी। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि इसका असर गैबिन सोसाइटी पर भी पड़ने लगा, जो एक खास इन्फ्लुएंसर ग्रुप था। इसमें यूनी ह्यून, ओ मिनहाई, जिन चे, एंजेला, जीना हान, यूरांग, बिनयोम और वांग रोला शामिल थीं। जब इस ड्रामे में सबके नाम घसीटे जाने लगे तो वे लोग मिलकर कोई हल निकालने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बिनयोम को बताए बिना चोरी छिपे एक मीटिंग रखी, लेकिन उनका प्लान तब फेल हो गया जब बिनयोम खुद वहां पहुंच गई और पूछने लगी कि सब यहाँ क्यों है, जबकि पहले तय हुआ था कि मीटिंग एक चाइनीज रेस्टोरेंट में होगी। इधर सेओ आरी इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। वो यूनी ह्यून के घर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने जाती है ताकि घर के मैनेजर और उसकी कुछ दोस्तों को सामान दिखा सके। यहीं हमें पता चलता है कि सेओ आरी एक अमीर परिवार से थी, लेकिन उनका परिवार दिवालिया हो गया था। इसी वजह से उसे गुजारा करने के लिए पार्ट टाइम काम करने पड़े। उसकी ये विजिट तब अजीब मोड़ लेती है जब यूनी ह्यून उम्मीद से पहले घर लौट आती है और आरी को वॉक इन क्लोजेट में छिपना पड़ता है। छिपे हुए वो यूनी ह्योन और उसके पति जिन ताएजॉन की बातचीत सुन लेती है, जो चिही का भाई होता है। ताएजॉन ऑनलाइन चल रहे झगड़े से परेशान होता है क्योंकि चिही उस पर दबाव डाल रही होती है कि वो बिनयोम पर बदनामी का केस करे, लेकिन यूनी ह्योन इस बात को हल्के में ले लेती है और मना कर देती है। जब यूनी ह्योन कमरे से चली जाती है तो आरी बाहर निकलती है और अलमारी में रखे महंगे कपड़े देखकर हैरान रह जाती है। तभी नौकरानी आती है और उसे चुपचाप घर से बाहर निकालने में मदद करती है। घर लौटने पर आरी की मुलाकात उसकी माँ ली हियान ओक से होती है। उसकी माँ अभी भी अपने पुराने अमीर दिनों से चिपकी हुई थी। वो कपड़ों में सिलाई सुधार का काम करती थी, लेकिन अपने क्लाइंट्स के महंगे कपड़े खुद पहनने का शौक भी रखती थी। आरी उसे बार बार उनकी मौजूदा हालत याद दिलाती रहती थी। उसी रात यूनी ह्योन और उसके पति की बातचीत से प्रभावित होकर आरी पहली बार इंस्टाग्राम डाउनलोड करती है। बाद में वो सोचती है कि शायद वही एक फैसला उसकी पूरी किस्मत बदलने वाला था। अगले दिन आरी का बॉस उसे अपनी पत्नी के लिए एक तोहफा खरीदने को कहता है और वो जोंगसुन को अपने साथ ले जाती है। बाहर जाते समय उसकी अचानक मुलाकात ओ मिनहाई से हो जाती है, जो उसकी स्कूल की पुरानी दोस्त निकलती है। मिनहाई और यूरांग शॉपिंग कर रही होती हैं ताकि सोशल मीडिया की जंग से थोड़ा मन हल्का कर सके। बिनयोम की कथित गद्दारी से गुस्से में मिनहाई ठान लेती है कि वो उसे सबक सिखाएगी, जबकि सच ये था कि कभी बिनयोम ने ही उसका ब्रांड खड़ा करने में मदद की थी। सेओ आरी ये देखकर हैरान रह जाती है कि मिनहाई अब एक सेलिब्रिटी की तरह रह रही है और बिना सोचे समझे शॉपिंग में 30 मिलियन वॉन खर्च कर रही है। स्कूल के दिनों में मिनहाई बहुत गरीब थी और आरी उसे अपने वो महंगे सामान दे दिया करती थी जिनकी उसे जरूरत नहीं होती थी। आरी के परिवार की आर्थिक हालत खराब हो चुकी है। ये बात मिनहाई को पता नहीं होती, इसलिए वो मान लेती है कि आरी आज भी शाही जिंदगी जी रही है। वो यूरैंग के सामने डींगे मारती है कि वो सेओ आरी को जानती है। जब मिनहाई आरी से उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में पूछती है तो आरी बताती है कि वो सोशल मीडिया पर है ही नहीं। ये सुनकर मिनहाई हैरान रह जाती है।
तभी जोंगसून बीच में आ जाती है और अपना सोशल मीडिया देने की पेशकश करती है, ये कहते हुए कि वो मैसेज आगे पहुंचा देगी। उस रात मिनहाई अपने पति क्वॉन म्योंग हो को सेओ आरी से हुई मुलाकात के बारे में बताती है और तय करती है कि वो आने वाली पार्टी में सेओ आरी को बुलाएगी बिन्योम की जगह। चूँकि उसके हिसाब से बिन्योम ने पहले उसे धोखा दिया था, इसलिए वो ऐसा करना सही समझती है। ऊपर से उसे लगता है कि सेओ आरी, जिसकी छवि एक अमीर और आईवी लीग पढ़ी लिखी लड़की की है, पार्टी में सब पर अच्छा असर डालेगी। जोंगसियन सेओ आरी को पार्टी में जाने के लिए जोर देती है, यहाँ तक कि उसकी माँ भी सुझाव देती है कि वो अपनी किसी क्लाइंट की डिजाइनर ड्रेस उधार ले ले। शुरू में सेओ आरी हिचकिचाती है, लेकिन मिनहाई की अचानक मिली कामयाबी को लेकर उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है। आखिरकार वो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाती है और मिनहाई की प्रोफाइल सर्च करती है। जो कुछ वो वहाँ देखती है उसे देखकर वो पूरी तरह हैरान रह जाती है। उधर चिही अपने भाई तेजॉन पर लगातार दबाव डाल रही होती है कि वो बिन्नी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन तेजॉन को इस ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं होती और वो उसे बस इतना कहकर टाल देता है कि वो सब संभाल लेगा। इसी दौरान सीहियान वहाँ आती है और चिही की इस सनक को लेकर चिंता जताती है, लेकिन तेजॉन उसकी बात को भी हल्के में ले लेता है। वहीं सीहियान की नजर हान जुन पर पड़ती है और वो चिही को उसके पास जाने से रोक देती है। चिही यूं ही कैजुअली बता देती है कि जुन भी पार्टी में आएगा और ये बात सीहियान को चौंका देती है। आखिरकार वो मान जाती है, ये सोचकर कि दूसरे लोगों की जिंदगी कैसी होती है ये देखने में कोई बुराई नहीं है। उस शाम सेओ आरी तैयार होती है और अपनी माँ की दुकान से ली हुई एक खूबसूरत डिजाइनर ड्रेस पहनती है। पार्टी में पहुँचते ही उसकी टक्कर जुनयोंग से होती है, जो उसे किसी और समझ लेता है। आरी उसे अजीब आदमी समझकर धमकी देती है कि वो उसकी शिकायत कर देगी, लेकिन पीछे हटने के बजाय जुनयोंग उसे अपना फोन नंबर थमा देता है, उसकी बेबाकी से प्रभावित होकर। ये बात आरी को चौंका देती है और वो उसे रिपोर्ट न करने का फैसला करती है। अंदर पार्टी में मिनहाई उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है और उसे गैबिन सोसाइटी की महिलाओं से मिलवाती है। मिनहाई उसकी कथित आईवी लीग पढ़ाई की कहानी बढ़ा चढ़ा कर बताती है और ये भी जताती है कि वे इसलिए करीबी थीं क्योंकि दोनों ही अमीर परिवारों से थीं। ये सुनकर बाकी महिलाएं तुरंत प्रभावित हो जाती हैं। इससे पहले कि आरी सच्चाई बता पाए, सीहियान और चिही वहाँ पहुँच जाती है। चिही की नजर तुरंत आरी के ड्रेस पर जाती है और क्योंकि वो जानती है कि कोरिया में ये ड्रेस सिर्फ सीहियान के पास है, वो सवाल उठाती है कि क्या ये ड्रेस उसी की है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और सब लोग जवाब मांगने लगते हैं। सेओ आरी घबरा जाती है और ठीक से जवाब नहीं दे पाती, लेकिन सीहियान बीच में आकर उसे शर्मिंदा होने से बचा लेती है। मिनहाई अब भी उसकी तारीफें करती रहती है, लेकिन आखिरकार आरी का सब्र टूट जाता है और वो सच बता देती है कि उसके परिवार के दिवालिया हो जाने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। तभी पार्टी में बड़ा ड्रामा हो जाता है जब बिन्नी मॉम जबरदस्ती वहां पहुंच जाती है। पार्टी से बाहर किए जाने के गुस्से में वो अंदर घुसती है और मिनहाई को तप्पड़ मार देती है। वो सबके सामने ये भी उजागर कर देती है कि कैसे मिनहाई ने उसका इस्तेमाल किया और मुश्किल समय में उसे छोड़ दिया। मेहमान ये सब देखकर एक साथ डर भी जाते हैं और तमाशा भी देखते रहते हैं, लेकिन सबको चौंकाते हुए सीओ आरी आगे बढ़कर मिनहाई की मदद करती है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है, जहां गैबिन सोसाइटी की महिलाएं घबराई हुई हैं, क्योंकि जिसे वे सब मरा हुआ मान रही थी, वही सीओ आरी अब लाइव वीडियो में उनके राज खोल रही होती है। सब एक दूसरे को घबराहट में फोन करने लगते हैं। वहीं सीओ आरी कैमरे में देखते हुए पूछती है, डर लग रहा है? वो खास तौर पर एक यूजर का नाम लेती है, बीबी फेमस। रहस्य और गहरा हो जाता है। वो कौन है और किसने सीओ आरी को मारने की कोशिश की थी? आरी इसका सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन इशारा जरूर छोड़ देती है कि वो वही है जो इस बात से डरता है कि आरी जिंदा है। सोशल मीडिया पर अपनी एक और सीख में सेओ आरी बताती है कि कैसे इन्फ्लुएंसर्स ध्यान की भूख को शोहरत में बदलते हैं और इसी रास्ते से पैसा, ताकत और असर हासिल करते हैं। यही इस खेल का सच है, जो लोगों को इन्फ्लुएंसरों की चमक दमक भरी जिंदगी से जलने पर मजबूर कर देता है। वो सवाल करती है कि अगर तुम्हें सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बनने का मौका मिले तो क्या तुम उसे पकड़ोगे या जाने दोगे? लाइफ के दौरान वो ये भी बताती है कि उसने खुद कौन सा रास्ता चुना। उधर गैबिन सोसाइटी ये समझने की कोशिश में लगी रहती है कि सेओ आरी मरी होने के बाद भी कैसे वापस आ गई। वे सोचते हैं कि शायद ये वीडियो पहले से रिकॉर्ड किए गए हों या फिर वो सच में जिंदा है और अब सबको बर्बाद करने वाली है। सीहियान को पूरा यकीन होता है कि आरी जिंदा है, क्योंकि वो लाइव में लोगों के सवालों का तुरंत जवाब दे रही होती है, लेकिन बाकी लोग बस यही चाहते हैं कि वो मरी ही रहती। वहीं सेओ आरी इस पल का मजा ले रही होती है, अपने दर्शकों से बात करती है और अपनी चुप्पी तोड़ती है। वो कहती है कि वो सोच भी सकती है कि उसके खुलासों से उसके दुश्मनों में कितनी उथल पुथल मची होगी और वो और भी बड़े राज खोलने के लिए तैयार है। इसके बाद कहानी हमें फ्लैशबैक में उस रात पर ले जाती है जब बिन्नी और मिनहाई के बीच झगड़ा हुआ था।
सेओ आरी बीच बचाव करने आई थी, लेकिन वहीं बिन्नी मॉम का अगला निशाना बन गई। बिन्नी ने उसकी ड्रेस पर रेड वाइन उड़ेल दी। इसके जवाब में आरी ने सिर्फ थप्पड़ ही नहीं मारा, बल्कि उस पर ड्रिंक डालकर उसे शब्दों से भी बुरी तरह तोड़ दिया। उसकी ये हिम्मत जुनयोंग की नजर में आ जाती है और वो अकेला नहीं होता। एपेक्स कम्युनिकेशन से जू सियांग युक भी उसकी काबिलियत देख लेता है और उससे अपना परिचय कराता है। इधर सी हयान घर लौटकर अपनी नौकरानी से उस दुकान के बारे में पूछती है जहां उसकी ड्रेस की सिलाई हुई थी। उसी समय सेओ आरी और उसकी माँ महंगी ड्रेस को साफ करने की चिंता में डूबे होते हैं, क्योंकि उनके पास यूं ही 12 मिलियन वॉन पड़े नहीं होते। अगली सुबह जुनयोंग वर्कआउट करते हुए भी पैसों से जुड़े अपने काम संभाल रहा होता है। ताई जॉन वहाँ पहुँचता है और उसे एक इंडोर क्लाइंबिंग जिम में पाता है। वो उसे म्योंग हो की कार डीलरशिप देखने चलने का न्योता देता है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो म्योंग हो घबराई हुई मिन्हाई को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, जो अभी भी पार्टी में बिन्नी मॉम के साथ हुए हंगामे से उभरी नहीं होती। ताई जॉन और जुनयोंग की बातचीत के दौरान ये सामने आता है कि जुनयोंग और सी हियान कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों के बीच कोई पुरानी कहानी है जो खुलकर नहीं कही जाती। जुनयोंग यूं ही कैजुअली कह देता है कि वो पार्टी में सी को देख नहीं पाया क्योंकि उसे जल्दी निकलना पड़ा था। दूसरी ओर चीही, एंजेला और जीना बिन्योम के साथ झगड़े के बाद मिन्हाई से दूरी बना लेती हैं, लेकिन मिन्हाई हार मानने को तैयार नहीं होती और अपने ब्रांड और सोशल स्टेटस को बचाने के लिए गलत और मजबूरी भरे कदम उठाने लगती है। शहर के दूसरे हिस्से में जोंग सुन सेओ आरी की खराब हुई ड्रेस को लेकर उसकी परेशानी समझती है, लेकिन फिर भी उसे पार्टी की तस्वीरें पोस्ट करने के लिए कहती है। उसका मानना होता है कि इससे आरी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। सेओ आरी ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके फॉलोअर्स सच में बढ़ने लगे हैं, खासकर तब जब मिन्हाई उसे फॉलो बैक कर लेती है। इसी बीच जब वो ये सब समझने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी उसे सियोंग युक का फोन आता है। उसे हैरानी होती है कि उसके पास उसका नंबर कैसे पहुंचा, लेकिन सियोंग युक ही अकेला नहीं होता जो उसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है। जुनयोंग भी उसे डीएम भेजता है, लेकिन आरी उसे अनदेखा कर देती है, जिससे उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। जब आरी आखिरकार सियोंग-युक से मिलती है तो उसे वो थोड़ा अजीब लगता है और वो सोचने लगती है कि ऐसा इंसान उसमें दिलचस्पी क्यों ले रहा है। वो साफ कह देती है कि वो सिर्फ उसे परखने के लिए मिली है, लेकिन सियोंग-युक पहले से ही उसके बारे में काफी कुछ जान चुका होता है, जो आरी को चिढ़ा देता है। वो समझाता है कि उसमें काफी क्षमता है और उसे सोशल मीडिया स्टार बनाने की पेशकश करता है। वो मिन्हाई का नाम भी बीच में ले आता है ताकि आरी को लुभाया जा सके। इस मुलाकात के बाद सेओ आरी घर लौटती है और देखती है कि सी हियान उसकी ड्रेस लेने दुकान पर आई हुई है। आरी तुरंत माफी मांगने लगती है, लेकिन सी हियान बस इतना कहती है कि उसे पहले से ही शक था। अब उसे पूरा यकीन हो गया होता है कि वही उसकी ड्रेस पहनने वाली थी। सी आरी और उसकी माँ बार बार माफी मांगते हैं और आरी नुकसान का पैसा देने की बात भी करती है, लेकिन सी हियान मना कर देती है। वो कहती है कि वो वैसे भी उस ड्रेस को फेंकने ही वाली थी। वो पूरे मामले को बड़े सलीके और शांति से संभालती है। आरी की माफी स्वीकार करती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आहत होती है क्योंकि उस ड्रेस से उसकी भावनाएं जुड़ी थी। वो उसके लिए खास थी, एक तोहफा जिसे वो शादी के बाद भी छोड़ नहीं पाई थी। घर पहुंचकर सी हियान को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि मिन्हाई ने अगले दिन होने वाले लाइव स्ट्रीम के लिए सबको खुले तौर पर बुलाया है। ये साफ तौर पर गैबिन सोसाइटी की महिलाओं को अपने साथ बांधे रखने की कोशिश होती है। उम्मीद के मुताबिक चीही मिन्हाई से किनारा करने के लिए तैयार रहती है और अचानक हुई मीटिंग में उसे साफ कह देती है कि वो अपनी हद में रहे, लेकिन सी हियान इसका विरोध करती है और कहती है कि मिन्हाई का साथ देना उनकी इमेज के लिए बेहतर होगा। चीही मन से भले ही तैयार न हो, लेकिन उसे मानना पड़ता है कि सी हियान की बात में दम है। फिर भी उसे ये सब अपने लिए अपमानजनक लगता है। इधर अपने लाइव स्ट्रीम से पहले मिन्हाई सेओ आरी के साथ ड्रिंक्स पर मिलती है। वो अब भी ये देखकर हैरान होती है कि सेओ आरी की जिंदगी कैसे बदल गई है। जब आरी बताती है कि वो घर घर जाकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती है, तो मिन्हाई उसे अपने शोरूम ले जाती है और अपनी कामयाबी दिखाने लगती है। थोड़ी देर बाद सियान की अगुवाई में बाकी महिलाएं भी वहां पहुंच जाती हैं। मिन्हाई ऑस्कर जीतने लायक एक्टिंग करती है, जैसे सब कुछ ठीक हो, और एक सपोर्टिव दोस्त बनने का नाटक करती है। वो लाइव में अपने फॉलोअर्स को सेओ आरी से मिलवाती है और उसकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जमकर तारीफ करती है। वो उन्हें दोबारा मिली हुई बेस्ट फ्रेंड्स की तरह दिखाती है, ये दावा करते हुए कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देती हैं। लाइव खत्म होते ही सियान को छोड़कर बाकी महिलाएं मिन्हाई की इस हरकत का मजाक उड़ाती हैं। उन्हें लगता है कि वो बिन्नी मॉम वाले ड्रामे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सेओ आरी का इस्तेमाल कर रही है। सेओ आरी भी इससे खुश नहीं होती और सीधे मिन्हाई पर आरोप लगाती है कि वो
अपनी ऑनलाइन छवि सुधारने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मिन्हाई पलटकर कहती है कि आरी बस उससे जल रही है। सच्चाई ये होती है कि पहले वो सेओ आरी को सिर्फ इसलिए पसंद करती थी क्योंकि वो अमीर थी। अब जब हालात उलट चुके हैं तो उसे उसका फायदा उठाने में कोई बुराई नहीं दिखती। उसके हिसाब से आरी को इस ध्यान के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। ये सब सुनकर सेओ आरी अंदर से टूट जाती है और वहाँ से चली जाती है, खासकर इसलिए क्योंकि सी हियान ने उनका झगड़ा सुन लिया होता है। वो रास्ते भर लोगों की कही बातें याद करती रहती है, खासकर स्योंग ह्यूक के शब्द। इसके बाद सीन सेओ आरी के चल रहे लाइव स्ट्रीम पर आता है, जहां वो इंडस्ट्री की उस सनक को उजागर करती है जो फॉलोअर्स की पीछे पागल है, चाहे वे असली हो या नकली। यहीं ये भी सामने आता है कि सेहाक मिन्हाई के लिए नकली फॉलोअर्स बढ़ा रहा था। बिन्नी मॉम से झगड़े के बाद जब उसकी एंगेजमेंट गिर गई थी तब उसने इस सर्विस के लिए पैसे दिए थे। आखिर में सेओ आरी ये बात साफ करती है कि सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ा लेना काफी नहीं होता। असली बात ये होती है कि बड़े सेलिब्रिटी आपको फॉलो करें। उसके मामले में किस्मत ने भी साथ दिया और उसे एक सुनहरा मौका मिल गया। कहानी फिर अतीत में जाती है, जहां सेओ आरी को अचानक पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वहां उसे जुनयोंग बैठा मिलता है और उसे जरा भी समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। पुलिस को सीओ के चौंकाने वाले लाइव स्ट्रीम को लेकर कई कॉल्स मिलने लगती हैं। डिटेक्टिव जैंग हुन सू ये सुनकर हैरान रह जाता है कि शायद वो अब भी जिंदा है। वो तुरंत अपने साथियों से पूछता है कि क्या उन्हें पूरा यकीन है कि लाइव में दिख रही लड़की वही है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम उस रात को देखते हैं जब सीओ को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। जुनयोंग, जिसे सीओ ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था, उसका ध्यान पाने के लिए हद से आगे चला जाता है। वो खुद को एक यौन उत्पीड़न के मामले में संदिग्ध के तौर पर सरेंडर कर देता है, जबकि सीओ ने ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं कराया था। सीओ इसे डराने की चाल समझती है, जैसे जुनयोंग अपने रसूख और ताकत का दिखावा कर रहा हो। वो गुस्से में उस पर चिल्लाती है। अपनी बात साबित करने के लिए वो सच में उसे उत्पीड़न के लिए रिपोर्ट करने का फैसला कर लेती है। उस रात उसे लगता है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह हाथ से निकलती जा रही है। तभी उसे जोंगसून का फोन आता है, जो बताती है कि मिन्हाई का छोटा सा मार्केटिंग स्टंट उम्मीद से कहीं ज्यादा काम कर गया है और उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स धड़ाधड़ बिक रहे हैं। उसी पल सीओ आरी को सोशल मीडिया की असली ताकत का एहसास होता है। अगली सुबह ऑर्डर्स की बाढ़ आ जाती है और सेओ आरी खुद को संभाल नहीं पाती। उसका बॉस उससे पूछता है कि उसने पहले कभी मिन्हाई का जिक्र क्यों नहीं किया। उधर जोंगसून अपने हाथ में कमान ले लेती है और सेओ आरी के इंस्टाग्राम को इस तरह सजाती है जैसे वो किसी लग्जरी होटल में ठहरी हो। अकाउंट तेजी से वायरल होने लगता है और जल्द ही ब्रांड्स और एजेंसियों के ऑफर्स उसकी इनबॉक्स में भरने लगते हैं। खुद को इस नई दुनिया में थोड़ा खोया हुआ महसूस करते हुए सेओ आरी सियोंग ह्यूक से सलाह लेने जाती है। दूसरी तरफ सी हुन जुनयोंग की माँ से मिलने जाती है ताकि एक चैरिटी इवेंट के लिए उनका समर्थन मिल सके। वो तुरंत हाँ कर देती हैं, लेकिन ये छुपा नहीं पाती कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि जुनयोंग ने कभी सी से शादी नहीं की। उन्हें हमेशा लगता था कि दोनों सिर्फ दोस्त हैं और जब सी की शादी ताएजॉन से हो गई तो उन्हें बुरा लगा था। इसके बावजूद वो चाहती हैं कि जुनयोंग की कंपनी चैरिटी में शामिल हो। सियोंग ह्यूक से मिलने के बाद सेओ आरी को इन्फ्लुएंसर की दुनिया के अनगिनत मौके दिखने लगते हैं। वो उसे इस लाइफस्टाइल की झलक देता है, मेकओवर, स्पॉन्सरशिप और कामयाबी का राज बताता है, जो है 10,000 फॉलोअर्स तक पहुंचना। जैसे ही ये होता है, ब्रांड्स खुद ब खुद लाइन लगाने लगते हैं। ये सब आरी को उत्साहित कर देता है और वो तय करती है कि वो भी इस दुनिया में किस्मत आजमाएगी। इसी बीच जुनयोंग, ताएजॉन और म्योंगहो अरागोन क्लब में मिलते हैं। वहाँ म्योंगहो ने योंग ताए के साथ मिलकर लग्जरी कार डीलरशिप के जरिए लोगों को ठगने का एक गुप्त सौदा कर रखा होता है। जुनयोंग पुलिस स्टेशन में से सेओ आरी से हुई अपनी मुलाकात का जिक्र करता है तो ताएजॉन उसे सावधान रहने को कहता है और यहाँ तक कह देता है कि वो कमिश्नर जनरल को फोन भी कर सकता है। जब म्योंगहो रात के लिए लड़कियां बुलाने की बात करता है तो जुनयोंग साफ तौर पर चिढ़ जाता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सियोंग ह्यूक मिन्हाई और सेओ आरी की एक मीटिंग रखवाता है। वो प्रस्ताव रखता है कि मिन्हाई सेओ आरी की तरक्की में उसका साथ दे। उसकी दलील होती है कि मिन्हाई बिन्नी मॉम की जगह सेओ आरी को अपनी नई बेस्ट फ्रेंड दिखाकर अपनी खराब हुई इमेज सुधार सकती है। मिन्हाई पहले हिचकिचाती है, लेकिन उसे पता होता है कि उसे चर्च में बने रहना है। सेओ आरी भी साफ कह देती है कि ये सिर्फ बिजनेस है। भारी मन से मिन्हाई उसे अपने एक इवेंट
इवेंट में बुलाने के लिए मान जाती है। मिन्हाई के इवेंट में पहुंचकर सीओ आरी खुद को बिल्कुल अलग थलग महसूस करती है। गैबिन सोसाइटी की महिलाएं उसे नोटिस करती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वहां मौजूद लोग सीओ आरी में दिलचस्पी लेने लगते हैं। ये बात गैबिन सोसाइटी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। खासकर युरांग को खतरा महसूस होने लगता है कि कहीं सीओ आरी मिन्हाई की नई बेस्ट फ्रेंड न बन जाए। वहीं मिन्हाई खुद भी डरने लगती है कि कहीं सीओ आरी नई IT गर्ल न बन जाए। वो अकेले में उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो गैराज में जाकर सामान सॉर्ट करने में मदद करे। बाद में सीओ आरी इवेंट की तस्वीरें पोस्ट करती है और जिन लोकल स्टोर से उसने कपड़े लिए थे उन्हें टैग करती है। इससे उसके बढ़ते फॉलोअर्स में उत्सुकता बढ़ जाती है। वक्त गुजरता है और आखिरकार सेई हान का चैरिटी इवेंट आ जाता है। प्लान ये होता है कि मेहमान महंगे सामान लाएं जिन्हें अच्छे मकसद के लिए नीलाम किया जाए। सेओ आरी और जोंग सून पूरे उत्साह के साथ एक सूटकेस भरकर चीजें लेकर पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें एहसास होता है कि मिन्हाई ने उन्हें गलत समय बताया था। सीहियान उनका शालीनता से स्वागत करती है, लेकिन जैसे ही वे अपना सूटकेस अंदर लाते हैं सच्चाई सामने आ जाती है। बाकी सभी दान बड़े बड़े फैशन ब्रांड से आए होते हैं। शर्मिंदा होकर सेओ आरी बिना सामान खोले ही वहां से जाने का फैसला कर लेती है। गैबिन सोसाइटी की महिलाएं खुलेआम उनका मजाक उड़ाती हैं, जिससे हालात और भी खराब हो जाते हैं। इधर जुनियोंग इस इवेंट में देर से पहुंचता है क्योंकि वो पहले पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए रुका होता है। वहाँ डिटेक्टिव उसे बताता है कि सीओ आरी अपना बयान दे चुकी है और वो उससे मिलना नहीं चाहती। निराश होकर जुनियोंग चैरिटी इवेंट की ओर निकलता है और ठीक उसी वक्त पहुंचता है जब सेओ आरी जल्दी में निकलते हुए अपने सूटकेस से ठोकर खा जाती है। बिना एक पल सोचे वो आगे बढ़कर उसकी मदद करता है। पूरा कमरा ये देखकर सन्न रह जाता है। बाद में पता चलता है कि जुनियोंग उसके सोशल मीडिया को फॉलो कर रहा था और उसे मालूम था कि वो यहाँ आएगी। इवेंट के बाद चिही जुनक्योंग से लगातार सवाल करने लगती है कि वो सेओ आरी को कैसे जानता है, लेकिन जुन कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद सीहियान भी उनके साथ ड्रिंक्स के लिए आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जोंग सून भी उतनी ही उत्सुक होती है और सेओ आरी से सवालों पर सवाल करती रहती है, लेकिन सेओ आरी खुद भी उलझन में होती है। वो समझ नहीं पाती कि जुनक्योंग जैसा इतना बड़ा और अमीर इंसान उसमें दिलचस्पी क्यों ले रहा है। बात और अजीब तब हो जाती है जब जुन उन्हें घर छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी और ड्राइवर ऑफर करता है। जब सेओ आरी आखिरकार अपना फोन चेक करती है तो वो ये देखकर दंग रह जाती है कि उसकी फॉलोअर्स की संख्या अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वर्तमान में लौटते हुए मिन्हाई सेओ आरी के लाइव स्ट्रीम से पूरी तरह हिल चुकी होती है। वो युरांग से कहती है कि मरने के बाद भी सेओ आरी उसकी जिंदगी में दखल दे रही है। युरांग उससे पूछती है कि क्या उसे सच में यकीन है कि सेओ आरी मर चुकी है। इससे पहले कि मिन्हाई जवाब दे पाए, डिटेक्टिव जैंग हुनसू वहाँ पहुँच जाता है। जब वो मिन्हाई से सेओ आरी के बारे में सवाल करता है तो मिन्हाई बिना रुके उसे जलनखोर बता देती है और जोर देकर कहती है कि लाइव स्ट्रीम में सेओ आरी जो कुछ भी कह रही है वो सब झूठ है। इधर चेही और बाकी महिलाएं ये जानकर घबरा जाती हैं कि सीहियान ने पुलिस को बुलाया है, लेकिन सीहियान अपने फैसले पर डटी रहती है और कहती है अगर सीओ सच में वापस आई है तो सवाल तो उठेंगे ही। चेही झल्लाकर पूछती है कि सब कुछ होने के बाद भी सीहियान सीओ का साथ कैसे दे सकती है। लाइव स्ट्रीम में सेओ आरी खुद से सवाल करती दिखती है कि क्या वो सच में वही खलनायक थी जैसा सबने उसे बना दिया था। वो एक पुराने पोस्ट का जिक्र करती है जिसने कभी सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया था, जहां उसने इन्फ्लुएंसरों की नकली और ध्यान खींचने वाली हरकतों पर सवाल उठाए थे। उस एक पोस्ट ने पूरी इन्फ्लुएंसर दुनिया को हिला कर रख दिया था। हम देखते हैं कि गैबिन सोसाइटी की महिलाएं वही करती रहती हैं जो उन्हें सबसे अच्छे से आता है, यानी अपनी परफेक्ट जिंदगी दिखाना। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स लग्जरी कारों, डिजाइनर जूतों और चमकदार करियर से भरे होते हैं, लेकिन अपने लाइव में सेओ आरी सवाल उठाती है कि क्या लोग कभी इन्फ्लुएंसरों की इस लगातार दिखावे वाली जिंदगी से थकते नहीं हैं। फिर कहानी उसी बदनाम पोस्ट पर लौटती है जिसे गैबिन सोसाइटी पर सीधा हमला माना गया था। चेही गुस्से में मिन्हाई से मांग करती है कि इस हालात को वही संभाले क्योंकि वही सेओ आरी को उनके सर्कल में लाई थी। इसी दौरान सेओ आरी अपने 9124 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पर अपना भविष्य दांव पर लगा देती है और वही पोस्ट सब कुछ बदल देती है। कुछ ही समय बाद उसे बीबा फेमस नाम के अकाउंट से एक डीएम मिलता है जो उससे जुड़ना चाहता है। वर्तमान में डिटेक्टिव जैंग ह्यूनसू सीहियान से मिलता है और ये देखकर हैरान होता है कि वो बिल्कुल परेशान नहीं लगती। वो बताता है कि उसने सीओ के बाकी जान पहचान वालों से भी बात की है और ज्यादातर लोग उससे नाराज हैं, लेकिन सीहियान कहती है कि उसे सीओ से कोई शिकायत नहीं है। फ्लैशबैक में हम सी के चैरिटी इवेंट के बाद का समय देखते हैं। वो अपने पति से बात कर ही रही होती है, तभी उसे चीही का फोन आता है जो
जो सीओ के पोस्ट को लेकर घबराई हुई होती है। इस पूरी बात से सिर्फ जुनयोंग ही मजा ले रहा होता है, जिसे आरी की बेबाकी पसंद आती है। यहाँ तक कि आरी की माँ भी उसकी इस हरकत से परेशान होती है। उधर गैबिन सोसाइटी को ऑनलाइन ताने झेलने पड़ते हैं और लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे आपस में शिकायत करती हैं कि उन्होंने अपने अपने लाइव स्ट्रीम प्लान किए थे, लेकिन अब उन्हें डर होता है कि लोग सिर्फ आरी के कथित हमले पर उनकी प्रतिक्रिया ही देखना चाहेंगे। आखिरकार वे अपने लाइव स्ट्रीम करने का फैसला करती हैं, लेकिन कहानी को तोड़ मरोड़ कर इस तरह पेश करती हैं कि सेओ आरी एक जलनखोर बाहरी इंसान लगे। मिनहाई इसे और आगे बढ़ाते हुए सन के ऑफिस में सेओ आरी से सीधा सामना करती है, लेकिन सेओ आरी बिल्कुल शांत रहती है। उसे बस शांत रहने को कहती है और उनकी नकली दोस्ती को वहीं खत्म कर देती है। वो ये भी इशारा करती है कि सेओ आरी के फॉलोअर्स कम होने लगे हैं और सियोंग ह्यूक उसे चेतावनी देता है कि शायद उसने हद से ज्यादा जोखिम ले लिया है, क्योंकि अब मिनहाई के फॉलोअर्स उसके पीछे पड़ सकते हैं। सेओ आरी अपने खिलाफ बने एक हेट अकाउंट को देखती है और उसे आने वाले तूफान का अंदाजा हो जाता है। वो मदद के लिए बी फेमस से संपर्क करती है। इसी बीच तैजॉन को इस स्कैंडल के बारे में तब पता चलता है जब मियोंग हो ये कहता है कि उसे अपनी पत्नी के समर्थन में पोस्ट करना पड़ेगा। चूँकि सी हियान के पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं होता, वो सारा ड्रामा देखने के लिए अपनी नौकरानी का फोन इस्तेमाल करती है। दूसरी तरफ हयान और जोंग सुन कई अकाउंट से ऑनलाइन आरी का बचाव करने लगती है, लेकिन सेओ आरी उन्हें कहती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। हालात से परेशान होकर वो फिर से बीबी फेमस से संपर्क करती है, उम्मीद करती है कि कोई रास्ता निकलेगा। उधर मिनहाई पूरी तरह टूटने लगती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि गैबिन सोसाइटी उसे अलग थलग कर रही है। उसका पति उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी नीचा दिखाती है। तभी अचानक माहौल बदल जाता है, जब बड़े बड़े ऑनलाइन कम्युनिटी ग्रुप्स बीबी फेमस के समर्थन की वजह से सेओ आरी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। पलक झपकते ही जनता की राय बदल जाती है और आरी के फॉलोअर्स तेजी से बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब जुनयोंग सेओ आरी के अकाउंट को फॉलो कर लेता है। चूंकि वो किसी और को फॉलो नहीं करता, इसलिए इस दुनिया में इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। बाद में सी हियान चीही से सामना करती है और उसे कहती है कि वो आरी की हर बात पर ध्यान देना बंद करे, लेकिन चीही गुस्से में पलटकर सवाल करती है कि सी हियान सेओ आरी का साथ कैसे दे सकती है। इसी दौरान चीही को पता चलता है कि जुनयोंग सिर्फ सेओ आरी को ही फॉलो कर रहा है। ये देखकर वो आग बबूला हो जाती है और सी हियान से पूछती है कि क्या जुनयोंग फिर से वही कर रहा है जो उसने कभी सी के साथ किया था, और क्या यही वजह है कि वो सेओ आरी पर इतना ध्यान दे रहा है। कहीं और सेओ आरी जुनयोंग से मिलती है ताकि सब कुछ साफ किया जा सके। वो उसे बताती है कि वो अपनी शिकायत वापस ले रही है और किसी तरह की लड़ाई नहीं चाहती, क्योंकि उसे पता है कि जुनयोंग जैसे इंसान से भिड़ने पर वो हारी जाएगी। जुनयोंग जिज्ञासा से पूछता है कि उसने ये पूरा ऑनलाइन युद्ध शुरू ही क्यों किया था। वो ये भी मानता है कि उसने आरी को फॉलो इसलिए किया क्योंकि वो उसे अलग और दिलचस्प लगी। फिर वो हंसते हुए कहता है कि उसकी पहचान ऐसे लोगों को डेट करने की रही है जो उसके सोशल क्लास से नीचे हों। इसी वजह से लोग उसे प्रिंसेस मेकर भी कहते हैं। लेकिन सेओ आरी इससे जरा भी प्रभावित नहीं होती। उसकी नजर में जुनयोंग बस एक और घमंडी और बिगड़ा हुआ अमीर लड़का होता है। जब जुनयोंग ये कहता है कि वो उससे कुछ और बार मिलना चाहता है क्योंकि उसे उसमें दिलचस्पी है, तो आरी सन्न रह जाती है। इसके बाद कहानी फिर से आरी के एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर ऊपर उठने की तरफ लौटती है। एक के बाद एक स्पॉन्सरशिप्स के जरिए हम देखते हैं कि वो कैसे धीरे धीरे स्टार बनती चली जाती है। जुनयोंग के साथ उसके रिश्ते को लेकर अफवाहें भी उड़ने लगती हैं, लेकिन ये साफ नहीं होता कि उसने उसकी पेशकश का क्या जवाब दिया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जुनयोंग की कंपनी ने खुद सेओ आरी को अपने एक इवेंट में बुलाया था। ये सब सियोंग ह्यूक के जरिए तय हुआ था। उस इवेंट में सी हियान भी मौजूद होती है और ताएजॉन उससे कहता है कि वो जुनयोंग तक एक संदेश पहुंचा दे, क्योंकि उसे लगता है कि जुनयोंग सेओ आरी को लेकर कुछ ज्यादा ही उलझ रहा है। उसी इवेंट में मिनहाई पूरी तरह बौखला जाती है जब उसे पता चलता है कि सेओ आरी को वहां आने के पैसे मिले हैं, जबकि उससे बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद उसे कुछ नहीं मिला। वो सेओ आरी पर जुनयोंग को फंसाने का आरोप लगाती है और वो अकेली नहीं होती। गैबिन सोसाइटी की कई महिलाएं भी यही शक करने लगती हैं। पार्टी के दौरान सेओ आरी की मुलाकात चीही की दोस्त और एक मशहूर अभिनेत्री सोंग यून वू से होती है। वो खुद आगे बढ़कर सेओ आरी से मिलती है और कहती है कि उसे आखिरकार उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। दूर से सी हियान और जुनयोंग ये सब देखते रहते हैं। सियोंग यू कहती है कि शायद यून वू सेओ आरी से इसलिए अच्छे से पेश आ रही है ताकि जुनयोंग की कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिन्यू करवा सके, खासकर डेटिंग की अफवाहों की वजह से। वो जुनयोंग
जुनयोंग को भी टोकती है और चेतावनी देती है कि वो सेओ आरी के साथ खेलना बंद करे, क्योंकि उसे डर है कि कहीं आरी को चोट न पहुंच जाए। लेकिन जुनयोंग पलटकर कहता है कि यही बात सीहियान पर लागू नहीं होती, क्योंकि वो तो ठीक रही, बल्कि चोट उसे ही लगी थी। इसी बीच युनवो सेओ आरी के साथ कुछ तस्वीरें खिंचवाती है, जिसे देखकर चीही चिढ़ जाती है और उससे झगड़ा करने लगती है। वो युनवो की ड्रेस पर ड्रिंक को उड़ेलती है और उस पर आरोप लगाती है कि वो सेओ आरी का इस्तेमाल करके जुनयोंग की एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़वाना चाहती है। चीही का आरोप सच के करीब होता है, लेकिन साफ दिखता है कि वो जलन में ऐसा कर रही है। जैसे जैसे चीही और युनवो का झगड़ा बढ़ता है, सेओ आरी बीच में आ जाती है और सवाल करती है कि चीही खुद को इतना ऊपर क्यों समझती है, जबकि वो सिर्फ अपने परिवार के पैसों पर जी रही है। सीहियान तुरंत हालात संभाल लेती है और चीही को चेतावनी देती है कि लोग उसे देख रहे हैं। वो युनवो को कपड़े बदलने में भी मदद करती है। जाते समय सेओ आरी सीहियान को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद देती है। सीहियान सुझाव देती है कि वे दोस्त बने और सेओ आरी को सोशल मीडिया पर फॉलो करे। इसी के साथ वो आखिरकार अपना खुद का अकाउंट खोल लेती है। वर्तमान में लौटते हुए सेओ आरी अपना लाइव स्ट्रीम जारी रखती है, जबकि सीहियान डिटेक्टिव से बात कर रही होती है। वो कहती है कि वो सेओ आरी की मदद करना चाहती थी, जब तक कि आरी ने कुछ गलत नहीं किया। लाइव के दौरान आरी सोचती है कि कैसे एक के बाद एक गलतफहमियां बढ़ती चली गई। उधर गैबिन सोसाइटी की महिलाएं भी लाइव जाती हैं और उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाती हैं। चीही तो हद पार करते हुए नाटकीय अंदाज में ये तक कह देती है कि सेओ आरी ने एक ऐसे आदमी को मार दिया जिसने बस उसका साथ दिया था। कहानी फिर उस इवेंट वाली रात पर लौटती है, जहां हम देखते हैं कि जुनयोंग, सीहियान और सेओ आरी उस रात दोस्त बनने का फैसला करते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में लटका रहता है, क्या सेओ आरी ने जुनयोंग को मारा? तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आता है जब सेओ आरी अपने लाइव स्ट्रीम में कबूल करती है कि वो सच में किसी की मौत की जिम्मेदार है। वो फिर से लाइव जाती है, अपने लिए एक ड्रिंक डालती है और बताती है कि इन्फ्लुएंसर लाइव स्ट्रीम के दौरान पीते हैं, ताकि ये दिखा सके कि वे भी आम लोगों की तरह ही हैं। वो कहती है कि अब वो और भी बड़े राज उजागर करने के लिए तैयार है, लेकिन अगले हिस्से में जाने से पहले वो कहती है कि उसे एक और ड्रिंक चाहिए। उधर गैबिन सोसाइटी की महिलाएं बुरी तरह घबराई हुई होती हैं। वे सोचती रहती हैं कि सेओ आरी अगला कौन सा धमाका करने वाली है। वे जवाबी हमला करने की कोशिश करती हैं और मिन हाई ये भी बताती हैं कि चीही के लाइव स्ट्रीम के जरिए सेओ आरी को बदनाम करने की कोशिश उल्टी पड़ गई है। गुस्से में चीही अपना आपा खो देती है और योंग ताई को फोन करके एरागॉन क्लब में उसके लिए एक कमरा तैयार करने को कहती है। योंग ताई हिचकिचाता है, ये जानते हुए कि ये नशे में डूबने का सही वक्त नहीं है, लेकिन चीही उस पर चिल्लाती है और कहती है कि उसे कोई परवाह नहीं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सेओ आरी एक नई शुरुआत कर रही होती है। उसका छोटा भाई द्वांग भी मिलिट्री सर्विस से लौट आता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी बहन को कितने सारे स्पॉन्सर्ड गिफ्ट्स मिल रहे हैं। जिंदगी सही दिशा में जाती दिखती है और हैरान अपनी बेटी की कामयाबी पर गर्व छुपा नहीं पाती। सेओ आरी स्पॉन्सरशिप डील्स पढ़ती है और अपना मुकाम बनाती जाती है। वो जोंगसून को भी जुनयोंग के साथ लंच मीटिंग में साथ ले जाती है, बिना ये जाने कि जुनयोंग ने इसे एक प्राइवेट मुलाकात समझा था। झुंझुआकर जुनयोंग जोर देता है कि जोंगसून वहीं रुक जाए, जबकि वो सेओ आरी को कहीं और ले जाना चाहता है। आरी इसका विरोध करती है और कहती है कि वो हद पार कर रहा है, लेकिन जुनयोंग उसे उन शर्तों की याद दिलाता है जिन पर वे पहले सहमत हुए थे और साफ कर देता है कि उस पर कुछ जिम्मेदारियां हैं। उनकी ये बहस कई सवाल खड़े कर देती है, जिससे लगता है कि शायद दोनों किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट रिश्ते में बंधे हुए हैं। बहस लंबी खिंच जाती है और आखिरकार वे लंच के लिए जुनयोंग के घर पहुंच जाते हैं, जोंगसून को पीछे छोड़ते हुए। जुनयोंग के घर पहुंचकर सेओ आरी तब चौंक जाती है जब वो देखती है कि एक असिस्टेंट जुनयोंग के जूते उतारने में उसकी मदद कर रही है। आसपास की लग्जरी उसे जरा भी प्रभावित नहीं करती। वो खाना खाने से मना कर देती है और साफ शब्दों में कह देती है कि न तो उसे जुनयोंग में कोई दिलचस्पी है और न ही उसकी उस जिंदगी में जो वो जीता है। जुनयोंग बिल्कुल शांत रहता है और समझाता है कि वो अपनी दुनिया के नियम नहीं बदल सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो जो लड़की उसकी मदद कर रही है उसकी नौकरी चली जाएगी। सेओ आरी मान लेती है कि उसकी बात में तर्क है, लेकिन वो फिर भी इससे सहमत नहीं होती। वो उसकी पेशकश को साफ तौर पर ठुकरा देती है और ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि जब वो जोंगसून को साथ लाई थी तभी उसे इशारा समझ जाना चाहिए था। घर लौटते वक्त सेओ आरी को एंजेला का फोन आता है जो उससे मिलना चाहती है। दोनों बैठकर बातें करती हैं और एंजेला हमेशा की तरह एक चिंता करने वाली दोस्त बनने की कोशिश करती है। वो सेओ आरी और चीही के बीच सुलह कराने की पेशकश करती है। बातों में वो तारीफें भी घोलती है और थोड़ी समझदारी भी झाड़ती है, ये कहते हुए कि वो बस एक अच्छी ईसाई होने के नाते ऐसा कर रही है। सेओ आरी को उस पर शक होता है, लेकिन वो समझदारी से पेश आती है और मान जाती है कि रिश्ते सुधारने की कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। दूसरी ओर मिनही तब आग बबूला हो जाती है जब वो देखती है कि सीहियान ने इंस्टाग्राम पर सेओ आरी को फॉलो कर लिया है,
ये एक छोटा सा लेकिन साफ इशारा होता है कि सीहियान का झुकाव अब किस तरफ हो सकता है। उसी रात सेओआरी एंजेला के बारे में थोड़ी खोजबीन करती है और जो उसे पता चलता है वो काफी चौंकाने वाला होता है। ऑनलाइन अफवाहें कहती हैं कि एंजेला पहले कॉल गर्ल हुआ करती थी और उसका मौजूदा पति उसके पुराने क्लाइंट्स में से एक था। ये भी कहा जाता है कि वो अब भी चोरी छिपे क्लाइंट से मिलती है। लेकिन एंजेला अकेली नहीं होती जिसके राज छुपे हों। जीना पर नकली लग्जरी सामान बेचने के आरोप होते हैं और मियोंग हो पर ठगी करने के। ये सारी अंदरूनी जानकारी सेओआरी को उसके नए ऑनलाइन साथी बीबीबी फेमस से मिलती है, जो उसे लगातार सीक्रेट बातें बता रही होती है। सेओआरी उसकी पहचान जानने को उत्सुक हो जाती है और उसे सवाल करती है, लेकिन वो रहस्यमयी शख्स खुद को उजागर करने से मना कर देती है। इसके बजाय वो सेओआरी का समर्थन करती है और कहती है कि वो कामयाबी की हकदार है। दोनों के बीच गैबिन सोसाइटी के लिए नफरत एक साझा बात बन जाती है। बीबीबी फेमस बताती है कि कैसे ये महिलाएं शॉर्टकट, रुतबा, पैसा या सीधी धोखाधड़ी से ऊपर पहुंची हैं। अपना खुद का रास्ता बनाने के इरादे से सेओआरी एक ऑनलाइन थ्रिफ्ट शॉप शुरू करती है। वो और जोंग सून लोकल मार्केट्स में अच्छे कपड़े ढूंढते हैं, जबकि दुआंग फोटोग्राफी और टेक्निकल काम संभालता है। गैबिन सोसाइटी भले ही डोंगडेमुन के होलसेल कपड़े बेचने के लिए उसे नीचा दिखाए, लेकिन उसके फॉलोअर्स उसकी सच्चाई और ईमानदारी को पसंद करते हैं। इधर चिही पार्टी करने के मूड में ही रहती है और योंग ताई के साथ क्लब जाने की तैयारी करती है। अगले दिन वो वहाँ खास ट्रीटमेंट की उम्मीद लेकर पहुँचती है। योंग ताई हमेशा की तरह उसके सामने उसकी तारीफ करता है और पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाता है। तभी एंजेला वहाँ आ जाती है और अपने साथ सेओआरी और जीना को भी घसीट लाती है। ये देखकर चिही को लगता है कि उसकी इज्जत कम हो रही है। वो गुस्से में फिर से हंगामा खड़ा कर देती है। सेओआरी खुद उलझन में होती है कि उसे वहाँ बुलाया ही क्यों गया। जैसे ही वो जाने वाली होती है, एंजेला उसे रोक लेती है और कहती है कि उसके पास एक शानदार आइडिया है। थोड़ी ही देर में कुछ आदमी कमरे में आ जाते हैं। क्लब में हालात बिगड़ते जाते हैं। उधर जुनयोंग एक रेस्टोरेंट में सीहियान से मिलता है। सीहियान जानती है कि ये मिलना ठीक नहीं है, लेकिन जिज्ञासा उस पर भारी बढ़ जाती है। वहाँ पता चलता है कि जुनयोंग उससे मदद चाहता है ताकि वो सेओआरी का दिल जीत सके, क्योंकि आरी की ठुकराहट ने उसकी दिलचस्पी और बढ़ा दी है। बातचीत उनके अतीत की ओर मुड़ जाती है और आखिरकार जुनयोंग पूछ ही लेता है कि उसने बिना कोई वजह बताए उसे क्यों छोड़ दिया था। इससे पहले कि सीहियान जवाब दे पाती, ताई जॉन वहाँ आ जाता है और दोनों को साथ देख लेता है। उधर क्लब में पार्टी पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। नशा, हंसी और लापरवाही चारों तरफ फैल जाती है। एंजेला सेओआरी को वापस कमरे में ले जाती है, जहां चिही पूरी तरह नशे में धुत होती है, उल्टी सीधी बातें कर रही होती है और फोटो खींच रही होती है। हालात की गंभीरता को ना समझते हुए ताई जॉन अपनी झुंझलाहट छुपा लेता है और जुनयोंग हालात को संभालते हुए ये दिखाता है कि ये बस एक बिजनेस मीटिंग थी। डिनर के दौरान सीहियान चिही की एक पोस्ट देखती है जिसमें उसने नशे की हालत में फोटो डाल दी होती है। घबराकर वो और जुनयोंग तुरंत क्लब की तरफ भागते हैं, ये जानते हुए कि इससे कितना नुकसान हो सकता है। क्लब में सेओआरी ये देखकर सन्न रह जाती है कि वहाँ ड्रग्स भी शामिल थे, जिसकी उसे भनक तक नहीं थी। वो गुस्से में एंजेला से भिड़ जाती है, लेकिन एंजेला उसकी चिंता को ये कहकर टाल देती है कि उनकी दुनिया में नियम लागू नहीं होते। जब सीहियान और जुन पहुँचते हैं तो सीहियान जल्दी से चिही से वो फोटो डिलीट करवाने की कोशिश करती है। सेओआरी थक चुकी होती है और वहाँ से जाने का फैसला करती है। दरवाजे पर उसकी मुलाकात जुनयोंग से होती है, जो निराश नजर आता है। वो उससे कहता है कि जैसे उसने उसे ठुकराया था, अब उसे भी उसे ठुकराना होगा। वो मुड़कर जाने लगता है, लेकिन सेओआरी उसे रोक लेती है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, अचानक एक चीख गूंजती है। दोनों भागकर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि पार्टी में मौजूद एक आदमी जमीन पर गिरा पड़ा है और सांस नहीं ले रहा। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जुनयोंग उसे बचाने की कोशिश करता है, जबकि सेओआरी इंस्टिंक्टिवली पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन निकालती है। तभी सीहियान और ताई जॉन उसे रोक लेते हैं और ताई जॉन उस पर आरोप लगाता है कि वो सबको बर्बाद करना चाहती है। हमेशा की तरह चालाक ताई जॉन हालात अपने हाथ में ले लेता है और उस आदमी को चुपचाप अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम करता है। सेओआरी अब भी जोर देती है कि सही काम किया जाना चाहिए, लेकिन उसे चारों तरफ से विरोध मिलता है। योंग ताई उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने पुलिस को शामिल किया तो वो भी बाकी सबके साथ फंस जाएगी। उसी पल सेओआरी को सच्चाई का एहसास होता है। ये लोग अपने ही बनाए नियमों से जीते हैं, जिन्हें कोई छू नहीं सकता। रात और बिगड़ती जाती है और नुकसान छुपाने के लिए उस बेहोश आदमी को पिछले दरवाजे से बाहर ले जाया जाता है।
इस तरह कि किसी को भनक न लगे। सेओआरी के लाइव स्ट्रीम के चौथे दिन डिटेक्टिव जैन हुनसू उस ड्रग्स वाले मामले की जांच आगे बढ़ाना चाहता है जिसका जिक्र सेओआरी ने अपने लाइव में किया था, लेकिन उसका बॉस किम तायांग उसे तुरंत रोक देता है क्योंकि वो पूरी तरह ताएजॉन के असर में होता है। बिना किसी ठोस सबूत के और अपने सीनियर के फैसले को पलटने का कोई रास्ता न होने की वजह से जैंग हुनसू को फिलहाल ये मामला छोड़ना पड़ता है। इसके बाद कहानी हमें फ्लैशबैक में उस अराजक रात की ओर ले जाती है। सेओआरी देखती है कि कैसे सब लोग मिलकर उस बेहोश आदमी को खड़ी एम्बुलेंस में डाल रहे होते हैं। वो अब भी पुलिस को कॉल करने पर अड़ी रहती है, लेकिन सी हियान उससे गुजारिश करती है कि वो उस पर भरोसा करे। सी हियान चीही को घर ले जाती है, जबकि उसका पति चुपचाप उस आदमी को एक गुप्त अस्पताल में भिजवा देता है। बाद में वो सी हियान को भरोसा दिलाता है कि उस आदमी को बस अस्थायी झटका लगा था और वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा चिंता सेओआरी को लेकर करता है क्योंकि वो उन लोगों में से नहीं है और इस पूरी स्थिति की नाजुकता को समझ नहीं पा रही है। सेओआरी पुलिस को कॉल करने की कोशिश तो करती है, लेकिन ये सोचकर रुक जाती है कि उसका पेज तेजी से बढ़ रहा है और अब दांव बहुत ऊंचे हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सेओआरी को नीचे गिराने की योजना बना रही मिन्हाई अपने पति को भरोसा दिलाती है कि उसके पास सब संभालने का एक प्लान है। उसे इस बात पर भी शक होता है कि चिही ने उस रात की अपनी फोटो क्यों डिलीट कर दी। उसे कुछ गड़बड़ लगती है और सेओआरी का नाम भी इस पूरे मामले में आता है। वो अपने पति से कहती है कि वो पता लगाए कि उस रात असल में हुआ क्या था। अगले दिन ताएजॉन और जुनियोंग सीहियान और सेओआरी की मीटिंग में जबरदस्ती घुस जाते हैं। सीहियान सिर्फ माफी मांगना चाहती होती है, लेकिन ताएजॉन के इरादे कुछ और होते हैं। वो घमंड के साथ सेओआरी से एक एनडीए साइन करने को कहता है और मना करने पर उसे धमकाता है। सेओआरी डटकर मना कर देती है और हैरानी की बात ये होती है कि जुनियोंग उसका साथ देता है। दोनों साथ में वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जुनियोंग की लगातार दखलंदाजी से थकी सेओआरी उसे साफ कह देती है कि वो उसे तंग आ चुकी है और उसका उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। जुनियोंग इससे जरा भी विचलित नहीं होता और उसके पीछे बाहर तक चला आता है। वो कहता है कि वो उसे बचाना चाहता है और चेतावनी देता है कि ताएजॉन और गैबिन सोसाइटी उसके पीछे पड़ेंगे क्योंकि वो उनके नियमों के हिसाब से चलने से मना कर रही है। वो मानता है कि अपना अलग रास्ता बनाना उसे निशाना बना देगा, लेकिन फिर भी वो उसके साथ खड़े रहने को तैयार है। उधर अपने पति के घमंड से तंग आ चुकी सीहियान भी सेओआरी का साथ देने का फैसला करती है। बाहर जाते हुए उसकी नजर जुनियोंग और सेओआरी पर पड़ती है जो एक दूसरे के काफी करीब खड़े होते हैं। उसके चेहरे पर चोट और तकलीफ की हल्की सी झलक दिखाई देती है। ताएजॉन भी ये देख लेता है और समझ जाता है कि सीहियान जुनियोंग की सेओआरी में बढ़ती दिलचस्पी से परेशान है। कुछ दिन बाद जुनियोंग खुद ताएजॉन से मिलने जाता है और साफ शब्दों में कह देता है कि वो सेओआरी से दूर रहे। वो बताता है कि पार्टी वाला आदमी कोमा में है और उसे किमचान के प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक में छुपा कर रखा गया है। वो ताएजॉन को चेतावनी देता है कि वो अपनी गंदगी खुद साफ करे और सेओआरी को इसमें न घसीटे। वहीं दूसरी तरफ म्योन चान अपनी पत्नी यूरांग को सच्चाई से दूर रखने के लिए उसे क्लिनिक आने से रोक देता है, लेकिन उसका अजीब व्यवहार समय के साथ यूरांग के शक को और बढ़ा देता है। इधर सेओआरी की ऑनलाइन थ्रिफ्ट शॉप जबरदस्त चलने लगती है। उसका पेज तेजी से ऊपर जाता है और ऑर्डर्स की भरमार हो जाती है। वो और उसकी टीम दिन रात मेहनत करके सब संभालने की कोशिश करते हैं। उसकी कामयाबी देखकर सियोंग ह्यूक मीटिंग बुलाता है। जब सेओआरी उसे बताती है कि वो थ्रिफ्ट शॉप के साथ साथ अपना खुद का ब्रांड भी शुरू करना चाहती है, तो वो चिंता जताता है कि कहीं वो बहुत ज्यादा बोझ तो नहीं उठा रही। लेकिन सेओआरी जोर देकर कहती है कि वो अपना रास्ता खुद बनाएगी और सफल होकर दिखाएगी। सियोंग ह्यूक उसका साथ देता है, लेकिन उसे सावधान रहने की सलाह भी देता है। जहाँ सेओआरी का सितारा बुलंद हो रहा होता है, वहीं चिही उसे गिरते देखने के लिए बेताब रहती है। उसे डर होता है कि पार्टी की सच्चाई कहीं सामने ना आ जाए और हमेशा साजिशें रचने वाली मिन्हाई आगे आकर कहती है कि वो ये सब संभाल लेगी, क्योंकि वो भी सेओआरी को बर्बाद करने पर तुली होती है। कुछ ही समय बाद सेओआरी और जोंग सुन डोंगडे मून मार्केट पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि उनके वेंडर्स ने ऑर्डर देने से मना कर दिया है। परेशान और उलझन में पड़कर उन्हें समझ आता है कि ये सब मिन्हाई की चाल है। उसने अपनी पुरानी दोस्त हुआंग यूरी, जो बेस्ट रूम चलाती है, से मिलकर सेओआरी के माल को एक्सक्लूसिव बताकर रोक लगा दी होती है ताकि वो ग्राहकों को सामान बेच न सके। ऑर्डर अटक जाते हैं, रिफंड की मांगे आने लगती हैं और ग्राहक ऑनलाइन गुस्सा निकालने लगते हैं। ये सब सेओआरी को आग बबूला कर देता है और वो मदद के लिए बीबीबी फेमस की तरफ रुख करती है। मार्केट के बाहर पाक योंग बे ये हंगामा सुन लेता है और जब उसे पता चलता है कि मामला सेओआरी का है तो वो हैरान रह जाता है। लगता है वो उसे पहले से जानता है और सच में उसकी परवाह करता है। बीबीबी फेमस से मिली जानकारी के दम पर सेओआरी सीधे बेस्ट रूम पहुंचती है और हुआंग यूरी से भिड़ जाती है। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है और दबाव में आकर यूरी मान लेती है कि ये आइडिया मिन्हाई का था। दोनों के बीच विवाद को एक कार्ड गेम से सुलझाया जाता है, जिसमें सेओआरी आसानी से जीत जाती है। हल्की सी मुस्कान के साथ वो
वो बताती है कि उसने वही रकम दाव पर लगाई थी जो यूरी गैर कानूनी सेवाओं के लिए मर्दों से वसूलती है। ये सुनकर यूरी हिल जाती है और समझ जाती है कि सेओआरी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यूरी बहस करने की कोशिश करती है, लेकिन सेओआरी कहती है कि वो बस सच्चाई मानने से इनकार कर रही है। सेओआरी जानती है कि उसने लापरवाही दिखाई, लेकिन उसे लगता है कि उसने वही किया जो जरूरी था। बाहर निकलते वक्त उसकी मुलाकात अचानक पार्क ग्योंग बे से होती है, जो कभी उसके पिता के यहाँ काम करता था और अब एक छोटी सी टेक्सटाइल फैक्ट्री चलाता है। वो मदद की पेशकश करता है और सेओआरी बिना देर किए उसे स्वीकार कर लेती है। दोबारा खड़े होने के इरादे से सेओआरी अपने पुराने बॉस से संपर्क करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि टैक्स चोरी के मामले में कंपनी बंद हो चुकी है। उसे खुद को जिम्मेदार महसूस होता है और वो माफी मांगते हुए बचे हुए प्रोडक्ट्स बेचने में मदद की पेशकश करती है। उसी पल सेओआरी समझ जाती है कि वो जिंदगी के सबसे निचले मुकाम पर पहुंच चुकी है और अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसलिए वो बड़ा जोखिम उठाती है। ये जुआ कामयाब हो जाता है, कुछ ऐसा जिसकी मिन्हाई ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सोचकर कि उसने सेओआरी को पूरी तरह कुचल दिया है, मिन्हाई तब हक्की बक्की रह जाती है जब सेओआरी राख से उठकर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर सामने आती है। जब सेओआरी खुद को संभालने के लिए सोशल मीडिया से थोड़ा पीछे हटती है तो गैबिन सोसाइटी की महिलाएं शैंपेन खोलकर जश्न मनाती हैं, ये सोचकर कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है। वहीं दूसरी ओर यूरांग को अपने पति पर शक होने लगता है। वो मिन्हाई से दिल की बात साझा करते हुए गलती से ये बता देती है कि ताए जॉन ने हाल ही में उसके पति को फोन किया था और तब से उसका व्यवहार अजीब हो गया है। इस पूरे हालात को लेकर सबसे ज्यादा परेशान सी हियान होती है, क्योंकि उसने जुनयोंग से वादा किया था कि वो सेओआरी को ढूंढेगी और वो समझती है कि जुनयोंग इतना चिंतित क्यों है। दोनों अपने अतीत की बातें करते हैं, लेकिन सी हियान अब भी ये बताने से इनकार कर देती है कि उसने अचानक उससे रिश्ता क्यों तोड़ दिया था। इधर एंजेला एक होटल में एक क्लाइंट से मिलने जाती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि सामने कौन है वो चौंक जाती है। वहीं यूरांग की जिज्ञासा उस पर भारी पड़ जाती है और वो अपने पति के बैग की तलाशी लेती है, जहां उसे एरोगॉन क्लब वाली उस रात से जुड़ा एक एनडीए मिल जाता है। जैसे ही रात होती है बलाइन इवेंट शुरू होता है। गैबिन सोसाइटी की महिलाएं खुद को विजेता समझ रही होती हैं, ये मानकर कि उन्होंने सेओआरी से छुटकारा पा लिया है, लेकिन उनकी आंखें तब फटी की फटी रह जाती हैं जब सेओआरी वहां पहुंचती है, बेहद खूबसूरत अंदाज में, जैसे सबकी नजरें उसी पर टिक जाएं। हैरानी और बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उसकी सीट फ्रंट रो में है। चीही गुस्से में पूछती है कि सेओआरी वहाँ क्यों आई है, तो आरी शांत होकर जवाब देती है कि उसकी फ्रंट रो में सीट है। ये सुनकर गैबिन सोसाइटी और भी सन्न जाती है। तभी खुलासा होता है कि एंजेला से मिलने के लिए जो क्लाइंट बनकर गया था वो खुद सेओआरी ही थी। घबराई हुई एंजेला रहम की भीख मांगती है और कहती है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। इस मौके का फायदा उठाते हुए सेओआरी उससे ब्लैन इवेंट का इनविटेशन मांग लेती है। जुनयोंग भी इस इवेंट में आता है और दूर से सेओआरी को देखता रहता है। उसे दोबारा एक्शन में देखकर राहत महसूस होती है और वो उससे नजरें हटा ही नहीं पाता। उधर चीही जलन में इतनी भर जाती है कि गुस्से में गाड़ी चलाते हुए लगभग एक्सीडेंट कर बैठती है। वहीं सेओआरी मौके को भुनाते हुए मॉडल चो बॉम्ब से बातचीत शुरू करती है। उसने पहले से ही उसके स्टाइल का अध्ययन कर रखा होता है और उसी हिसाब से अपना आउटफिट चुना होता है। ये दांव काम कर जाता है और चो बॉम्ब सोशल मीडिया पर उसकी जमकर तारीफ करती है। जैसे ही चो बॉम्ब का पोस्ट वायरल होता है, मिन्हाई और बाकी लोग समझ जाते हैं कि सेओआरी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। इस एक्सपोजर से उसकी वापसी और मजबूत हो जाती है। सेओआरी गोंगबे के साथ मिलकर अपनी खुद की क्लोथिंग लाइन लॉन्च करती है। बिक्री आसमान छूने लगती है, पैसा आने लगता है और देखते ही देखते वो फिर से गेम में वापस आ जाती है। चीही सेहियान के सामने अपनी भड़ास निकालती है कि सेओआरी की कामयाबी उसे कैसे परेशान कर रही है, लेकिन सेहियान, जो खुद ही देखकर उलझी हुई होती है कि इवेंट में जुनयोंग लगातार सेओआरी को देख रहा था, चीही पर चिल्ला पड़ती है और उसे सेओआरी के बारे में बात करना बंद करने को कहती है। अब और बड़े कदम उठाने के लिए तैयार होकर सेओआरी जुनयोंग की कंपनी से कोलैबोरेशन के लिए संपर्क करती है। उसकी सोच पर भरोसा करके जुन मान जाता है, लेकिन उसके मन में सिर्फ बिजनेस नहीं होता। वो सेओआरी से एक और मौका मांगता है ताकि वो खुद को साबित कर सके। शुरुआत में हिचकिचाने के बावजूद सेओआरी पहले से ही उसकी ओर खिंच रही होती है। जब जुन अचानक उसे किस करता है तो उसकी दीवारें टूट जाती हैं और वो भी उसे किस कर लेती है। बाद में एक लाइव स्ट्रीम के दौरान सेओआरी उन फैसलों पर सोचती है जो उसे यहाँ तक लाए हैं और ये भी सोचती है कि आगे रास्ता उसे कहाँ ले जाएगा। वो ताए जॉन के फैसलों का भी जिक्र करती है। उसी समय हम देखते हैं कि म्योन चैन घबराया हुआ क्लब वाले आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। उधर ताए जॉन को एक फोन आता है और उसे एहसास होने लगता है कि हालात अब उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। सेओआरी के लाइव स्ट्रीम के 5वें दिन वो बताती है कि ऑनलाइन दुनिया कितनी थका देने वाली हो सकती है।
है, खासकर बेवजह के शोर शराबे की वजह से। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वो कैसे तरक्की कर रही होती है, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए शोज कर रही होती है और ह्यूग कॉस्मेटिक्स के साथ काम कर रही होती है। बिजनेस खूब चल रहा होता है और वो आखिरकार अपने परिवार के लिए एक नया घर किराए पर ले पाने में सक्षम हो जाती है। फैशन की दुनिया में उसकी कंपनी मजबूती से आगे बढ़ रही होती है और वो हर फैसले में खुद शामिल रहती है। बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स उसे पसंद करते हैं और वो अपने करियर के शिखर पर होती है। जहाँ ज्यादातर लोग उसकी कामयाबी का जश्न मना रहे होते हैं, वहीं ताए जॉन को लगता है कि वो अपनी हदें पार कर रही है। चिही भी गुस्से में होती है कि सेओ आरी को सबसे पहले स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो सियोंग सुझाव देता है कि वो अपनी फीड बदले और डिमांड को अलग तरीके से संभाले, लेकिन सेओ आरी मना कर देती है और कहती है कि वो सब कुछ वैसा ही रखना चाहती है। उसे उन प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करके आसान पैसा कमाने में दिलचस्पी नहीं होती जिन पर वो खुद भरोसा नहीं करती। जोंग सुन सियोंग के आइडिया का समर्थन करने की कोशिश करती है, लेकिन सेओ आरी साफ कह देती है कि उसका पूरा ध्यान अपनी कंपनी पर है। हालांकि उसकी कही एक बात जोंग सुन को चुभ जाती है, जिससे दोनों सबसे अच्छी दोस्तों के बीच बढ़ती जलन की झलक मिलती है। उसी रात सेओ आरी सीह्योन द्वारा आयोजित एक और चैरिटी इवेंट में जाती है जो एरागॉन क्लब में होता है। रास्ते में उसकी गाड़ी से एक लड़की को टक्कर लगते लगते बच जाती है, लेकिन शुक्र है कि कोई घायल नहीं होता और वो इवेंट में पहुंच जाती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, मीडिया उसकी तरफ टूट पड़ता है और बाकी इन्फ्लुएंसर्स को नजरअंदाज कर देता है। ये देखकर मिन्हाई, जो उस वक्त इंटरव्यू दे रही होती है, गुस्से से भर जाती है। इवेंट ठीक चल रहा होता है, तभी सीओ आरी चिही को ये शिकायत करते हुए सुन लेती है कि उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। सीओ आरी उनसे भिड़ने का फैसला करती है और पूछती है कि जब पहले वे उसे याद दिलाते थे कि वो उनके लेवल की नहीं है, तब उन्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? अब जब हालात बदल गए हैं तो वे इसे संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं? चिही फिर से आपा खो बैठती है और सीओ आरी पर झपट पड़ती है, लेकिन फिसलकर गिर जाती है और खुद ही शर्मिंदा हो जाती है। इस हंगामे में सीओ आरी की ड्रेस खराब हो जाती है। चो बॉम, जो वहाँ मौजूद होती है, आगे आकर उसकी मदद करती है। जोंग सुन को चिंता होती है क्योंकि ड्रेस स्पॉन्सर्ड थी, लेकिन सीओ आरी बेफिक्र होकर कहती है कि वो उसे खुद खरीद लेगी। उसी पल उसे एहसास होता है कि शायद वो खुद भी बदल रही है। इसी दौरान जुनियोंग पार्टी में पहुंचता है और उसकी मुलाकात सी ह्यान से होती है। अधूरी बातों को खत्म करने के लिए वो उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों छोड़ा था, क्योंकि वो वही गलती दोबारा नहीं करना चाहता। बातचीत के बीच उन्हें पास में एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। वे दौड़कर वहां जाते हैं और देखते हैं कि योंग ताए और उसके आदमी एक लड़की को जबरदस्ती बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सीओ आरी और ताएजॉन भी वहां होते हैं और सच्चाई सामने आती है कि वो लड़की उस आदमी की बहन है जिसकी मौत हो चुकी थी। वो मानने से इनकार कर देती है कि उसके भाई ने आत्महत्या की थी और जवाब मांगती है। ताएजॉन के इशारे पर योंग ताए उसे जबरदस्ती हटा देता है। ये सब देखकर सी ह्यान सन्न रह जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि ताएजॉन ने झूठ बोला था और किसी की मौत को छुपाया था। उस रात बाद में जुनियोंग सेओ आरी को घर छोड़ने जाता है। सेओ आरी के मन में कई सवाल होते हैं, लेकिन वो उससे सच पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। जुनियोंग उसके डर को भांप लेता है और कहता है कि वो उससे कुछ भी पूछ सकती है, लेकिन सेओ आरी सच पूछने के बजाय उसे गाड़ी रोकने को कहती है। जुनियोंग उसकी बात अनसुनी कर देता है और धीरे धीरे अपने दिल की बात कह देता है। वो मान लेता है कि उसे सेओ आरी की जरूरत है और उम्मीद करता है कि एक दिन वो भी वैसा ही महसूस करेगी। वो उसका हाथ पकड़ता है और सेओ आरी हाथ पीछे नहीं खींचती, हालांकि वो अपने जज्बात जाहिर नहीं करती। साफ दिखता है कि सेओ आरी अब उसके लिए खुलने लगी है। बाद में वो याद करती है कि उस रात जुनियोंग की कार में बैठना उसकी जिंदगी का आखिरी सुकून भरा पल था। उसी रात मिन्हाई पार्टी में उस लड़की की चीख चिल्लाहट सुनने के बाद आरागॉन क्लब की घटनाओं की जांच में और गहराई से लग जाती है। कुछ रातों बाद सेओ आरी को बीबीडी फेमस का एक डीएम मिलता है, जिसमें वो उस पर उसे नजरअंदाज करने का आरोप लगाती है। सेओ आरी समझाती है कि उसने कई बार संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। माफी से बीबीबी फेमस पिघलती नहीं और जिद करती है कि सेओ आरी को उसके मैसेज का तुरंत जवाब देना होगा। सेओ आरी को ये मांग बेवकूफी लगती है और वो मना कर देती है। वो तय कर लेती है कि अब ये पता लगाना जरूरी है कि बीबीबी फेमस असल में है कौन और उसे लेकर इतनी जुनूनी क्यों है। दूसरी तरफ सी ह्यान जुनियोंग से मिलती है और वो पुष्टि करता है कि ताएजॉन ने झूठ बोला था क्योंकि वो आदमी बच नहीं पाया था। जुनियोंग कहता है कि वो सब संभाल लेगा, लेकिन सी ह्यान को लगता है कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है। परेशान होकर जुनियोंग अपने अतीत की बात बताता है और खुलासा करता है कि उनके रिश्ते का अंत क्यों हुआ था। सालों पहले सी ह्यान और जुनियोंग एक दूसरे से चुपचाप प्यार करते थे, लेकिन सी ह्यान के माता पिता ने उस पर दबाव डाला कि वो किसी और से शादी करे ताकि उसके पिता का राजनीतिक करियर बच सके। एक रात जुनियोंग सी ह्यान को अपने माता पिता से गिड़गिड़ाते सुना
रहा था। फिर भी उसने दिखावा किया कि वो ठीक है और कहा कि वो समझता है, ये सोचकर कि शायद वो उसे सच्चा प्यार नहीं करता था। सी हियान उसे छोड़कर चली गई। अब जुनयोंग माफी मांगता है और मानता है कि वो अपने जज्बात सही तरह से जाहिर नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी वो ताइजॉन से निपटने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहता है। इधर सीओ आरी को एक मशहूर चीनी इन्फ्लुएंसर जैंग वेई के साथ कोलैबोरेशन का ऑफर मिलता है। योंगबे उसे समझाता है कि वो डिमांड संभाल सकते हैं और सीओ आरी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। उसी समय बीबीबी फेमस चीही से संपर्क करती है और सीओ आरी को गिराने के लिए गठजोड़ बनाने की कोशिश करती है। वो वादा करती है कि वो बताएगी कि सीओ आरी इतनी तेजी से मशहूर कैसे हुई। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आती है जिसमें दावा किया जाता है कि चीही के ग्रुप के साथ पार्टी के बाद मचान के क्लिनिक में किसी की मौत हो गई थी। ये देखकर युरांग घबरा जाती है और मचान से सवाल करती है, जिससे वो भी घबरा जाता है। हमेशा की तरह ताइजॉन को पोस्ट की खबर मिल जाती है और वो तुरंत डैमेज कंट्रोल में लग जाता है, सारे पोस्ट हटवा देता है। हालांकि जुनयोंग ने भी वो पोस्ट देखी होती है और सीओ आरी की तस्वीर उसमें होने की वजह से वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। वो उसे बार बार फोन करता है, लेकिन सीओ आरी कॉल नहीं उठाती। उसे पता नहीं होता कि उसी समय सीओ आरी एक रहस्यमयी महिला की अचानक रात में हुई मुलाकात से निपट रही है। पहले तो सीओ आरी उलझ जाती है, लेकिन फिर सामने आती है वोंग रोला, वही औरत जिसका शुरुआत में बिन्नी के साथ बड़ा झगड़ा हुआ था। अपने लाइव स्ट्रीम में सीओ आरी बताती है कि ऑनलाइन दुनिया में लोग दूसरों को गिरते हुए देखना कितना पसंद करते हैं। वो बताती है कि कैसे अफवाहों ने कई इन्फ्लुएंसर्स की जिंदगी तबाह कर दी। उधर चीही सीओ आरी के लगातार लाइव से परेशान होकर एरागॉन क्लब में शराब में डूब जाती है। दूसरी ओर मिन्हाई को सीओ आरी के खुलासों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसका शोरूम बंद हो जाता है और वो टूटकर गोलियों का सहारा लेने लगती है। यूट्यूबर्स उसके पतन को कवर करते रहते हैं। म्योनगो उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन मिन्हाई को डर रहता है कि सीओ आरी आगे और क्या क्या उजागर करेगी। वो याद दिलाता है कि ताइजॉन पहले भी मदद कर चुका है और अब भी कुछ करेगा, जिससे ये सवाल उठता है कि आखिर ताइजॉन ने सीओ आरी की कीमत पर मिन्हाई को बचाने के लिए क्या किया था। ताइजॉन खुद इस बात से गुस्से में होता है कि उसकी टीम अब तक सीओ आरी को ढूंढ नहीं पाई है। वो किसी भी तरह उसका लाइव बंद कराना चाहता है, लेकिन जॉन उसे याद दिलाता है कि हालात अब वैसे नहीं है जैसे 3 महीने पहले थे, जब वे उसे नीचे गिराने में कामयाब हुए थे। उस वक्त क्या हुआ था ये सीओ आरी अब बताने वाली होती है। फ्लैशबैक में हम उस रात पर लौटते हैं जब वोंग रोला सीओ आरी से मिलने आई थी। वो आते ही बिन्नी और गैबिन सोसाइटी की बुराई करने लगती है और दावा करती है कि वो सीओ आरी का साथ देने आई है। लेकिन जब वो बीबीबी फेमस की कही कुछ बातें दोहराती है तो सीओ आरी चौंक जाती है और तुरंत पूछती है कि क्या वो ही बीबीबी फेमस है। वोंग रोला अनजान बनती है, लेकिन अगर वो बीबीबी फेमस नहीं है तो उसे उन निजी चैट्स की जानकारी कैसे है। दूसरी तरफ जुनयोंग ताइजॉन का सामना करता है और उससे कहता है कि और लोग घायल होने से पहले वो सच कबूल कर ले। ताइजॉन इसे धमकी समझता है, जिससे जुनयोंग उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। वोंग रोला के जाने के बाद सीओ आरी जोंगसून को फोन करती है और उससे बिन्नी के साथ उसके अतीत के बारे में और पता लगाने को कहती है। जोंगसून बताती है कि वे दोनों कभी दोस्त थी, लेकिन जब बिन्नी को पता चला कि वोंग रोला असल में नकली जिंदगी जी रही है और बिना पैसे के लग्जरी सामान किराए पर लेती है, तो उसने उसे ऑनलाइन बेनकाब कर दिया। बदले में वोंग रोला ने उनकी निजी चैट्स लीक कर दी, जिनसे सामने आया कि वे कैसे गैबिन सोसाइटी की दूसरी महिलाओं की बुराई करती थीं। आखिर में दोनों सब कुछ खो बैठी। ये सब सुनकर सीओ आरी को एहसास होता है कि वो भी वही कर रही थी, क्योंकि उसने बीबीबी फेमस की दी हुई जानकारी से यूरी और एंजेला को ब्लैकमेल किया था। इसी बीच चीही अब बीबीबी फेमस के साथ मिलकर सीओ आरी को पूरी तरह गिराने का मौका देखती है। सी हियान, जो इन बातों से अनजान होती है, चीही को सलाह देती है कि एरागॉन क्लब वाले स्कैंडल के सुलझने तक सोशल मीडिया से दूर रहे। बाद में मिन्हा युरांग से मिलती है और हैरान होती है कि मचान के क्लिनिक पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उसे पता चलता है कि ताइजॉन ने अफवाह को फेक न्यूज बताकर दबा दिया है और अब ये पता लगाने में लगा है कि ये खबर फैलाने वाला कौन है। ये समझते ही कि उसका प्लान उल्टा पड़ गया है, मिन्हाई घबरा जाती है और तुरंत अपने पति को फोन करके सब ठीक करने को कहती है। वहीं ताइजॉन योंग ताई को आदेश देता है कि पीड़ित की बहन को रिश्वत दी जाए और ये जांच की जाए कि कहीं ये सारी जानकारी सीओ आरी ने तो लीक नहीं की। ऑनलाइन मचे पूरे हंगामे से अनजान सीओ आरी पूरी तरह अपने काम पर ध्यान केंद्रित करती रहती है। वो मशहूर चीनी इन्फ्लुएंसर ज़ांग वेई से अपनी कोलैबोरेशन मीटिंग के लिए मिलती है। जब ज़ांग वेई पूछती है कि क्या वे 10 लाख ऑर्डर संभाल सकते हैं, तो ग्योंगबे पूरे भरोसे के साथ कहता है कि वे कर लेंगे और इसी के साथ डील पक्की हो जाती है। हालांकि सीओ आरी के मन में अंदर ही अंदर डर रहता है कि क्या वे सच में समय पर इतनी बड़ी डिमांड पूरी कर पाएंगे या नहीं।
इसी दौरान जुनयोंग हर तरह से सेओ आरी का साथ देता है, चाहे वो काम का मामला हो या निजी जिंदगी का। ऑफिस में जोंग सुन कर्मचारियों को सेओ आरी से जुड़ी अफवाहों पर बात करते हुए सुन लेती है। हयान उस पर जलने का आरोप लगाती है और कहती है कि वो सेओ आरी के नाम का इस्तेमाल करके ध्यान खींचना बंद करे। आहत जोंग सुन जोर देकर कहती है कि वो भी उतनी ही मेहनत कर रही है। बाद में सेओ आरी खुद सोचने लगती है कि क्या वो सच में इस कामयाबी की हकदार है। जूनियोंग उसकी बेचैनी महसूस करता है और पूछता है कि क्या वो किसी स्कैंडल को लेकर परेशान है। उसे हैरानी होती है जब सेओ आरी बताती है कि उसे ऑनलाइन चल रही उथल पुथल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इस सब से सिर्फ सेओ आरी ही नहीं जूझ रही होती। सी हियान भी सब कुछ सहते सहते तंग आकर ताइजॉन से तलाक मांग लेती है। ताइजॉन मना कर देता है और याद दिलाता है कि उसी ने उसके पिता का राजनीतिक करियर बचाया था। वो उस पर यह आरोप भी लगाता है कि वो अब भी जूनियोंग को चाहती है। वो ये भी कह देता है कि वो उसके अतीत के बारे में सब कुछ जानता है। सी हियान साफ कर देती है कि वो जूनियोंग की वजह से नहीं जा रही, बल्कि इसलिए क्योंकि ताइजॉन के कामों की वजह से एक आदमी की जान चली गई। बाद में वो सेओ आरी से मिलती है और उससे गुजारिश करती है कि वो इस मामले से दूर रहे। सी हियान मानती है कि ताइजॉन को इसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सेओ आरी कहती है कि इसमें सब लोग शामिल थे। सी हियान चेतावनी देती है कि अगर अभी सच सामने लाया गया तो सेओ आरी का ब्रांड तबाह हो जाएगा। ये बात सेओ आरी को अंदर से तोड़ देती है और वो असमंजस में पड़ जाती है। ऑफिस लौटकर सेओ आरी देखती है कि जोंग सुन उन प्रोडक्ट्स का सेल इवेंट कर रही है जिन्हें उसने खुद मना किया था। खुद को ठगा हुआ महसूस कर सेओ आरी उसका सामना करती है। झुंझलाई हुई जोंग सुन कहती है कि उसे भी अपनी दोस्त की शोहरत से फायदा उठाने का हक है। गुस्से और दर्द में डूबी जोंग सुन वहाँ से निकल जाती है और सेओ आरी से पूछती है कि क्या वो वाकई उन इन्फ्लुएंसर से अलग है जिनकी वो आलोचना करती रहती है। सेओ आरी और जांग वे की इवेंट का दिन आ जाता है, लेकिन जोंग सुन कहीं दिखाई नहीं देती। इवेंट से ठीक पहले डिटेक्टिव जांग हुन सू सेओ आरी से मिलने आता है और अफवाहों के बारे में सवाल करता है। सेओ आरी ज्यादा कुछ नहीं बताती और बस ये कहती है कि वो बाद में स्टेशन आ जाएगी। बाद में वो इस फैसले पर पछताती है। तमाम तनाव के बावजूद लाइव स्ट्रीम इवेंट जबरदस्त कामयाब रहता है। सिर्फ 5 मिनट में सारे प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं। साइट पर इतना ट्रैफिक आ जाता है कि वो थोड़ी देर के लिए क्रैश हो जाती है, जिससे सब घबरा जाते हैं, लेकिन आखिरकार हालात संभल जाते हैं। पूरी टीम जीत का जश्न मनाती है और ह्यूग कॉस्मेटिक्स भी जांग वे की टीम के साथ डील पक्की कर लेती है। इवेंट के बाद सेओ आरी अपना फोन बंद करती है और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां वो डिटेक्टिव जैंग हुनसू से मिलती है। वो एरागॉन क्लब की उस रात के बारे में जो कुछ भी जानती है सब बताने के लिए तैयार होती है। डिटेक्टिव जैंग ध्यान से उसकी बात सुनता है और पूछता है कि उसने अब सामने आने का फैसला क्यों किया, लेकिन इससे पहले कि जवाब मिले कहानी फिर से उसके चल रहे लाइव स्ट्रीम पर लौट जाती है। सेओ आरी एक के बाद एक सच्चाई सामने लाने का वादा करती है और कहती है कि ये तो बस शुरुआत है। फ्लैशबैक में हम उन दिनों में लौटते हैं जो उसके पतन से पहले थे। एक आलीशान स्पा में सी हियान को छोड़कर गैबिन सोसाइटी की सारी महिलाएं जमा होती हैं और बीबीबी फेमस और सेओ आरी के बीच बढ़ते गठजोड़ पर चर्चा करती हैं। एंजेला याद दिलाती है कि कैसे सेओ आरी ने कभी उसे धमकाया था। इस पर जीना ताना मारते हुए पूछती है कि क्या उसकी वेश्यावृत्ति वाले किस्से सच है। एंजेला बिना झिझक जवाब में जीना के नकली सामान वाले स्कैंडल पर उंगली उठा देती है। माहौल गर्म हो जाता है और वे तय करती है कि सेओ आरी को किसी भी हाल में गिराना होगा। चीही आगे आकर नेतृत्व करने की बात करती है, लेकिन मिन्हाई याद दिलाती है कि वो फिलहाल सोशल मीडिया से दूर रहने को मजबूर है, इसलिए वो खुद ये काम संभालेगी। तभी एक स्पा अटेंडेंट अंदर आकर पूछती है कि क्या वे तैयार है, लेकिन उसे रूखेपन से भगा दिया जाता है। इधर सेओ आरी सी हियान से मिलती है और कबूल करती है कि उसने पुलिस को सच बता दिया है, हालांकि सिर्फ अपने हिस्से की बात। सेओ आरी के जाते ही सी हियान किसी को फोन करती है और लगता है कि वो जुनयोंग को चेतावनी दे रही है कि सेओ आरी खतरे में है। उधर ताइजॉन को पहले से पता होता है कि सेओ आरी पुलिस से बात कर चुकी है। वो तुरंत अपने असर का इस्तेमाल करता है और केस को दबाने की कोशिश करता है। डिटेक्टिव जैंग हुन सू का ट्रांसफर किसी और विभाग में करवा देता है। जब डिटेक्टिव इस अचानक फैसले पर सवाल उठाता है तो उसका बॉस उसे चुप करा देता है। इसी दौरान ताइजॉन की टीम ये पुष्टि करती है कि आरागॉन वाली पोस्ट सबसे पहले मिन्हाई ने ही डाली थी। मौके को देखते हुए ताइजॉन फैसला करता है कि वो मिन्हाई को मोहरा बनाकर सेओ आरी को बलि का बकरा बनाएगा। ताइजॉन की मंशा से अनजान मिन्हाई तब खुश हो जाती है जब बीबीबी फेमस उससे संपर्क करती है। दोनों सेओ आरी से नफरत में एकजुट हो जाती है और अगली चाल की योजना बनाती है। वहीं सेओ आरी की टीम जैंग वे के साथ हुई कोलैबोरेशन की सफलता का जश्न मना रही होती है। हयान देखती है कि जोंग सुन उदास बैठी है और अपने पहले के कड़े शब्दों के लिए माफी मांगती है। तभी जोंग सुन को एक हेट अकाउंट दिखता है जो सेओ आरी की तथाकथित असलियत उजागर करने का दावा कर रहा होता है। घबराकर हयान सेओ आरी को फोन करती है
है जो उस वक्त फैक्ट्री में होती है और योंगबे से कहती है कि फिलहाल प्रोडक्शन रोक दिया जाए। इससे पहले कि सीओआरी कुछ समझा पाए, जुनयोंग वहाँ पहुँच जाता है। माँ से फोन पर बात खत्म करते ही सीओआरी को एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। बीबीबी फेमस के साथ उसकी निजी चैट्स लीक हो चुकी होती हैं, लेकिन उन्हें तोड़ मरोड़ कर इस तरह पेश किया जाता है कि सीओआरी एक जलनखोर चालबाज इंसान लगे जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को बर्बाद करना चाहती है। सोशल मीडिया पर बवाल मच जाता है और गैबिन सोसाइटी उसकी गिरावट का जश्न मनाने लगती है। हयान सीओआरी ध्यान से मैसेज पढ़ती है और समझ जाती है कि ज्यादातर बातें मनगढ़ंत है। वो सच जानने के लिए जुनयोंग से कहती है कि उसे वोंग रोला के ऑफिस ले चले। आमने सामने सीओआरी पूछती है कि क्या वही बीबीबी फेमस है। रोला हंस कर टाल देती है और ताना मारती है कि सीओआरी को अपने दुश्मन की असली पहचान तक नहीं पता। वो इशारा करती है कि वो कोई बहुत करीबी इंसान है, लेकिन उसे पूरा यकीन होता है कि सीओआरी कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगी। बाहर जुनयोंग पहले से ही हरकत में होता है। वो अपनी टीम को प्रेस स्टेटमेंट जारी करने और डैमेज कंट्रोल की तैयारी करने का आदेश देता है। सीओआरी बाहर आती है तो वो उसे भरोसा दिलाता है कि उनका कोलैबोरेशन जारी रहेगा और उससे गुजारिश करता है कि वो उसका साथ स्वीकार कर ले, लेकिन सीओआरी मना कर देती है और कहती है कि उसे अपनी कंपनी बचाने के लिए उससे दूरी बना लेनी चाहिए। ऑनलाइन तूफान के बीच जोंग सुन सीओआरी से संपर्क करने की कोशिश करती है, जबकि दुआंग ट्रोल्स की पहचान ढूंढने में लगा होता है। उधर डिटेक्टिव जांग हुन सू को एक सहकर्मी से स्कैंडल की खबर मिलती है और वो उसे ताए जॉन के पीछे न पड़ने की चेतावनी देता है। दूसरी तरफ ताए जॉन मिनहाई से मिलने जाता है और उसे तथा म्योंग हो को धोखाधड़ी और मानहानि के आरोप में गिरफ्तार कराने की धमकी देता है। डरे हुए दोनों रहम की भीख मांगते हैं और ताए जॉन अपनी शर्तें रखता है। इसी बीच सीओआरी अपने लाइव स्ट्रीम में अफवाहों का जवाब दे रही होती है। वो मानती है कि उसने बीबीबी फेमस के साथ मिलकर दूसरे इन्फ्लुएंसर्स पर दबाव डाला था, लेकिन ये जोर देकर कहती है कि लीक हुई चैट्स नकली हैं। वो असली बातचीत दिखाने और एरागॉन क्लब की सच्चाई उजागर करने ही वाली होती है कि तभी मिनहाई लाइव आ जाती है और पूरा दोष सीओआरी पर डाल देती है। ये ताए जॉन की शर्त का हिस्सा होता है कि मिनहाई लाइव आकर ये आरोप लगाए कि सीओआरी ने ही उसे एरागॉन क्लब वाली फेक न्यूज पोस्ट करने के लिए मजबूर किया था। ये धोखा बेहद दर्दनाक होता है। मिनहाई के आरोप सोशल मीडिया पर भूचाल ला देते हैं और लोगों की राय पूरी तरह सीओआरी के खिलाफ हो जाती है। ये सब देखकर हयानोग गुस्से और सदमे से वहीं बेहोश हो जाती है। सी हियान अचानक हुए इन हालात से पूरी तरह हैरान रह जाती है और तुरंत अपने पति पर शक करने लगती है। वो ऑफिस जाकर ताए जॉन से सीधा सामना करती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि सी हियान साफ कह देती है कि अब वो उसकी झूठी इमेज को बचाने का काम नहीं करेगी। ये सुनकर ताए जॉन गुस्से में पूछता है कि उसका क्या मतलब है, लेकिन इससे पहले कि सी हियान जवाब दे पाए, जुनयोंग वहाँ आ जाता है और ऐलान करता है कि वो सीओआरी की तरफ से ताए जॉन पर केस दर्ज करने जा रहा है। ताए जॉन हंसते हुए कहता है कि उनके पास कोई केस ही नहीं बनता। तभी जुनयोंग बताता है कि वो उस रात वहाँ मौजूद था और खुद कोर्ट में गवाही देगा। जुनयोंग और सी हियान साथ में बाहर निकलते हैं और सी हियान उससे कहती है कि वो सीओआरी की मदद के लिए उसके साथ खड़ी रहेगी। उधर जुनयोंग अपनी लीगल टीम को तैयारी करने का आदेश देता है और कहता है कि वो सीधे पुलिस स्टेशन जा रहा है। खतरे को समझते हुए पुलिस कमिश्नर तुरंत ताए जॉन को फोन करके चेतावनी देता है। बिना देर किए ताए जॉन योंग ताई को आदेश देता है कि जुनयोंग को रास्ते से हटा दिया जाए। इसी बीच योंगबे सीओआरी को फोन करके बताता है कि ग्राहक अपने ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं और रिफंड मांग रहे हैं। सीओआरी कहती है कि वो जल्दी फैक्ट्री आएगी। तभी उसका भाई फोन करता है और बताता है कि कुछ ऑनलाइन हमलावर गिरफ्तार हो चुके हैं। वो भागकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर सन्न रह जाती है क्योंकि गिरफ्तार लोगों में जोंग सुन भी शामिल होती है। सदमे में सीओआरी का फोन हाथ से गिर जाता है और वो जुनयोंग का आखिरी मैसेज नहीं देख पाती, जिसमें उसने लिखा होता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता क्योंकि जुनयोंग पुलिस स्टेशन तक पहुँच ही नहीं पाता। रास्ते में एक ट्रक उसकी कार को जोर से टक्कर मार देता है और उसका क्या हुआ ये साफ नहीं होता। अपने लाइव स्ट्रीम में सीओआरी सीधे कैमरे की तरफ देखती है और अपने दर्शकों से पूछती है कि क्या उन्हें उसका दर्द देखकर मजा आ रहा है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में वो जोंगसुन की गद्दारी को समझने की कोशिश कर रही होती है। डुओंग भी उतना ही हैरान होता है और गुस्से में जोंगसुन पर चिल्लाता है। कसम खाता है कि वो उसे इसकी सजा दिलाएगा, लेकिन सीओआरी उसे रोक देती है और कहती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। जोंगसुन उसके पीछे दौड़ती है और रोते हुए सफाई देना चाहती है। सीओआरी
सेओआरी उससे पूछती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती थी। सेओआरी कहती है कि वो अजनबी ट्रोल्स को झेल सकती थी, लेकिन ये जानना कि उन्हीं में से एक उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी उसे अंदर से तोड़ देता है। जोंग सुन माफी मांगती है और मानती है कि जलन और तनाव ने उसे ट्रोलिंग करने पर मजबूर किया। वो बताती है कि शुरुआत में वो सेओआरी की सफलता से खुश थी, लेकिन जैसे जैसे सेओआरी का करियर ऊपर जाता गया वो खुद को छोटा महसूस करने लगी। हेट अकाउंट से उसे ताकत का एहसास होने लगा, इसलिए वो पोस्ट करती रही। बाद में उसने सब बंद कर दिया था। एरागॉन क्लब वाली घटना के बाद उसने सेओआरी का बचाव करने की कोशिश भी की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सेओआरी के लाइव स्ट्रीम में वो उस दिन के दर्द को याद करती है। सीन बदलता है और पैरामेडिक्स जुनयोंग को अस्पताल ले जाते हुए दिखते हैं, जबकि सी हियान घबराई हुई उनके पीछे पीछे जाती है। इसी बीच सेओआरी को एक फोन आता है कि किसी की मौत हो गई है। गहरे सदमे और अपराध बोध में डूबी सेओआरी अपनी कार सीधे पानी में ले जाती है, जैसे सब कुछ खत्म करना चाहती हो। लेकिन सवाल यही रह जाता है कि आखिर मरा कौन है। वर्तमान में सेओआरी का लाइव स्ट्रीम मेन स्ट्रीम मीडिया तक फैल जाता है। लोग सच्चाई जानना चाहते हैं और पुलिस पर जांच का दबाव बढ़ जाता है। डिटेक्टिव जैंग हुन अपने नए बॉस से केस दोबारा खोलने की जिद करता है। उसका बॉस कहता है कि सेओआरी को 3 महीने पहले मरा हुआ घोषित किया जा चुका है और उनके पास कार्रवाई के लिए कोई सबूत नहीं है। लेकिन डिटेक्टिव जैंग कहता है कि ताएजॉन ने सच्चाई दबा दी थी और उसके पास इसका सबूत है। इधर ताएजॉन पूरी तरह घबरा जाता है और अपने स्टाफ को सारे दस्तावेज नष्ट करने का आदेश देता है। वो अंजुन को फोन करके सेओआरी के ठिकाने के बारे में पूछता है, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चलता। तभी एक कर्मचारी आकर बताता है कि उनके ऑफिस के लिए सर्च वारंट जारी हो चुका है। कुछ ही देर बाद सेओआरी को पता चलता है कि जुनयोंग का एक्सीडेंट हो गया है और वो बेहोश है। वो उससे मिलने की गुहारें लगाती है, लेकिन सी हियान उसे रोक लेती है और नर्स मिलने से मना कर देती है। सी हियान उसे जुनयोंग का आखिरी मैसेज दिखाती है। मैसेज पढ़ते ही सेओआरी टूट जाती है। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। उसी दिन ग्योंगबे आत्महत्या कर लेता है। अपने सुसाइड नोट में वो लिखता है कि उसने कंपनी पर बहुत ज्यादा दबाव डाला और उसकी अपनी लालच ही सब कुछ बर्बाद होने की वजह बनी। उसकी मौत की खबर फैलते ही इंटरनेट पर हंगामा मच जाता है और सारा दोष सेओआरी पर डाल दिया जाता है। पहले से ही अपराध बोध और दुख में डूबी सेओआरी और टूटने लगती है। इस बीच मिनहाई, जिसे किसी की दर्द की परवाह नहीं होती, बेधड़क अपने ब्रांड का प्रमोशन करती रहती है। ये देखकर सी हियान को गुस्सा आता है और उसे लगता है कि मिनहाई सब कुछ करके भी बच निकली। सी हियान सेओआरी से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन बात नहीं हो पाती। तभी उसका सामना ताएजॉन से होता है। ताएजॉन जुनयोंग के एक्सीडेंट का इल्जाम सेओआरी पर डालने की कोशिश करता है, लेकिन सी हियान डटकर कहती है कि इस सब का असली गुनहगार वही है। वो साफ कह देती है कि वो उसके खिलाफ गवाही देगी और तलाक के लिए अर्जी भी दे रही है। ताएजॉन उसके पिता के पुराने गुनाह उजागर करने की धमकी देता है, ये सोचकर कि वो डर जाएगी। लेकिन इस बार सी हियान पीछे नहीं हटती। वो तय कर लेती है कि अब वो खुद के लिए खड़ी होगी। अस्पताल में सेओआरी आखिरकार जुनयोंग से मिल पाती है। पछतावे से भरी हुई वो समझती है कि उसे अपने दिल की बात पहले ही कह देनी चाहिए थी। देर हो चुकी होती है, फिर भी वो मान लेती है कि उसे वो पसंद है। अच्छी बात ये होती है कि जुनयोंग की सर्जरी सफल रहती है और डॉक्टर कहते हैं कि वो ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद सी हियान अस्पताल आती है और उसे पता चलता है कि सेओआरी अभी अभी वहाँ से गई है। उसे ढूंढते हुए वो सेओआरी को अस्पताल की छत पर पाती है, जो बहुत खतरनाक तरीके से किनारे के पास खड़ी होती है। सी हियान उससे गुजारिश करती है कि वो मजबूत बने रहे और याद दिलाती है कि अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें उसकी जरूरत है। लेकिन सेओआरी, जो अपराध बोध में डूबी होती है, खुद को हर दर्द का जिम्मेदार मानती है। सी हियान सख्ती से कहती है कि वो सिर्फ अपने फैसलों की जिम्मेदार है, दूसरों के फैसलों की नहीं। अपने लाइव स्ट्रीम में सेओआरी कहती है कि कोई भी अपने कर्मों के नतीजों से नहीं बच सकता, चाहे वो कितना भी बचने की कोशिश करे। इसके बाद सीन ताएजॉन की तरफ जाता है, जो अब पुलिस जांच के घेरे में होता है। वो अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस धीरे धीरे उसके करीब पहुँच रही होती है। मचान पकड़ा जाता है जब वो देश छोड़कर भागने की कोशिश करता है और यूरांग को अपने पति की असलियत समझ में आने लगती है। दूसरी तरफ मिनहाई टैक्स चोरी के केस में जेल में बंद हयान से मिलने जाती है, ये जानने के लिए कि सेओआरी सच में मरी है या नहीं। लेकिन हयान उस पर अपनी बेटी की मौत का इल्जाम लगाकर चिल्ला देती है। जैसे जैसे जांच तेज होती जाती है, पुलिस और ताएजॉन की टीम दोनों एक साथ सेओआरी की लोकेशन तक पहुंच जाती है। ताएजॉन अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे सेओआरी को पकड़ लें, जबकि पुलिस उन्हें रोकने के लिए दौड़ती
दौड़ती है। जुनयोंग जो जिंदा और ठीक होता है वो भी वहाँ पहुँच रहा होता है क्योंकि उसने ताइजॉन की टीम में एक आदमी को अपना मुखबिर बना रखा होता है। सेओ आरी को अलर्ट मिलता है कि उसकी लोकेशन लीक हो चुकी है। वो पहले से तैयार रहती है और तुरंत मैसेज भेजती है। जुनयोंग सबसे पहले पहुँचता है और दरवाजा तोड़ देता है। नीचे पुलिस योंग टाई के नेतृत्व में ताइजॉन के आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब जुनयोंग अंदर पहुंचता है तो वहां सेओ आरी नहीं बल्कि जोंग सुन होती है, जिसने एआई तकनीक से सेओ आरी की आवाज और शक्ल की नकल कर रखी होती है। वो लाइव स्ट्रीम खत्म करते हुए वादा करती है कि वो अपने दर्शकों को निराश नहीं करेगी और आगे भी सब कुछ बताती रहेगी। फ्लैशबैक में हमें सच्चाई दिखती है जो 3 महीने पहले की है, जब सीओ आरी को मरा हुआ घोषित किया गया था। पानी में गाड़ी ले जाने से ठीक पहले सीओ आरी ने सी हियान को आखिरी बार फोन किया था, जैसे एक अंतिम अलविदा कह रही हो। उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि वो इतनी ताकतवर और मशहूर बने कि जिसने भी उसे चोट पहुंचाई है सबको उसकी कीमत चुकानी पड़े। इसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जो एक सैलून में जाकर अपने बाल बनवाती है और फिर चर्च जाती है। वहाँ हमें पता चलता है कि उसका नाम युन है। लंच के दौरान चर्च के लोग सीओ आरी के बारे में बातें करते हैं और युन को सब कुछ समझाते हैं क्योंकि वो देश से बाहर थी और हाल की घटनाओं से अनजान थी। उसी रात युन टैक्सी लेकर घर जाती है और ड्राइवर को अपने बड़े से महल जैसी कोठी के बारे में शेखी बघारती है। लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। वो किसी आलीशान घर में नहीं जाती बल्कि एक जर्जर मकान में चुपचाप घुस जाती है जो गिराए जाने वाला होता है, जहाँ चारों तरफ गंदगी और कॉकरोच होते हैं। वहाँ बस एक लैपटॉप ही कीमती चीज होती है। जैसे ही वो अपना फोन खोलती है, लंच के समय रिकॉर्ड हुई बातचीत चलने लगती है। तभी खुलासा होता है कि वही युन असल में बीबीबी फेमस है। वो जिस स्पा में काम करती है वहीं से गैबिन सोसाइटी की बातें चुपके से सुनती रही है और उनकी जिंदगी से जुनूनी तौर पर जुड़ी हुई है। वो सीओ आरी की कथित मौत का जश्न मना रही थी। उधर पुलिस स्टेशन के बाहर रिपोर्टरों की भीड़ जमा हो जाती है, ये जानने के लिए कि क्या पिछली रात पकड़ी गई औरत वाकई सेओ आरी है। अंदर डिटेक्टिव जैंग ह्यूंग अपने बॉस को बताता है कि हिरासत में ली गई महिला जोंग सुन है और उसे दुआंग की मदद मिली थी। उनका मकसद ताइजॉन के गुनाहों की तरफ लोगों का ध्यान खींचना था। दुआंग, जो खुद सामने आ चुका होता है, मान लेता है कि उसने अपनी बहन के लिए बदला लिया और उसे सुकून है कि उनका प्लान कामयाब हुआ। ये सब सेओ आरी की बताई हुई योजना का हिस्सा था ताकि इंसाफ मिल सके। लेकिन जब सेओ आरी के ठिकाने के बारे में पूछा जाता है तो दुआंग और जोंगसुन दोनों कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता क्योंकि सेओ आरी की लाश कभी मिली ही नहीं। वो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो सुरक्षित हो। इन सब के बीच मिनहाई और उसका पति दुआंग जोंगसुन और मचान की गिरफ्तारी के बाद देश से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन युरांग, जो मिनहाई की बेशर्मी से तंग आ चुकी होती है, उन्हें पकड़वा देती है। मिनहाई अपनी हार में भी अपने लग्जरी बैग्स को कसकर पकड़े रहती है, जिससे युरांग को एहसास होता है कि वे कभी सच्ची दोस्त थी ही नहीं। इसी दौरान जीना अपने फॉलोअर्स के सामने कबूल करती है कि उसने नकली सामान बेचा था और सबके सामने माफी मांगती है। चीही को नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं एंजेला का पति उसे छोड़ देता है जब उसे पता चलता है कि वो अपना शरीर बेचकर पैसे कमा रही थी। दबाव बढ़ने के साथ साथ यूंग की हालत बिगड़ने लगती है और वो धीरे धीरे हकीकत से दूर होती जाती है। स्पा में वो खुद को अमीर घराने की लड़की बताकर घूमती रहती है और कहती है कि वो बस अनुभव के लिए काम कर रही है, लेकिन उसका एक सहकर्मी उस पर शक करने लगता है। उधर ताए जॉन, जो खुद को अजय समझता है, मचान के कबूलनामे के बाद भी यही मानता है कि वो बच निकलेगा। उसकी लीगल टीम दलील देने की तैयारी करती है कि उसने सिर्फ एक गंभीर मरीज को अस्पताल पहुंचाया था और सारा दोष मचान पर डाल देती है। अपनी सुरक्षा के लिए ताए जॉन अंजुन को चुप कराने की भी कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे लोगों का गुस्सा बढ़ता है, ताए जॉन और बीबीबी फेमस दोनों पर शक गहराने लगता है और पुलिस ताए जॉन से पूछताछ शुरू करती है। शुरुआत में उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं होते, लेकिन हालात तब पलटते हैं जब योंग ताए, जो अब अभियोजकों की हिरासत में होता है, जुनयोंग को मारने की कोशिश का जुर्म कबूल कर लेता है। अब उसकी पैरवी अंजून करता है, जो पाला बदल चुका होता है। योंग ताए मान लेता है कि असली मास्टरमाइंड ताए जॉन ही था। आखिरी झटका तब लगता है जब जुनयोंग खुद पुलिस स्टेशन में ताए जॉन का सामना करता है और ऐसा पुख्ता सबूत दिखाता है जो एक्सीडेंट को सीधे ताए जॉन से जोड़ता है। पहले तो ताए जॉन इनकार करता है, लेकिन सच्चाई सामने आते ही साफ हो जाता है कि अब उसका बचना मुश्किल है और जेल उसका इंतजार कर रही है। पा में एक वीआईपी ग्राहक आता है जिसे सी हियान का दोस्त बताया जाता है और वो खास तौर पर यून की सेवा मांगता है। यून डर जाती है लेकिन मना नहीं कर पाती। जैसे ही वो उस ग्राहक के पास जाती है, सामने सेओ आरी खड़ी होती है। यून सन्न रह जाती है और बोल नहीं पाती। सेओ आरी उससे जवाब मांगती है और कहती है कि अब वो वही सहेगी जो उसने दूसरों के साथ किया, यानी जनता का नया निशाना बनना। घबराकर यून वहाँ से भागने की
कोशिश करती है, लॉकर रूम की तरफ जाती है और खिड़की तोड़कर भागना चाहती है। कूदने से पहले वो कड़वाहट के साथ मान लेती है कि उसे इन्फ्लुएंसर्स की फिजूल खर्ची, घमंड और दिखावा हमेशा से नफरत भरा लगता था। उसे लगता था कि उनके पास उड़ाने के लिए पैसा है और उसके पास कुछ भी नहीं। आखिर में वो छलांग लगाती है लेकिन जिंदा बच जाती है। सी हियान बताती है कि ठीक होने के बाद उसे अपने अपराधों की सजा भुगतनी होगी। कुछ ही देर बाद जुनियोंग कमरे में आता है और सेओ आरी उसे देखकर हैरान रह जाती है। सी हियान माफी मांगती है कि वो उसे बताना भूल गई थी कि जुन होश में आ चुका है। सी हियान बाहर चली जाती है और सेओ आरी जुनियोंग को गले लगा लेती है। जुन उससे कहता है कि वो फिर कभी गायब ना हो। साफ दिखता है कि दोनों का रिश्ता अब भी मजबूत है। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि यून लंबे समय से डिप्रेशन की थेरेपी ले रही थी। इंसाफ होने के बाद सेओ आरी की मां को जेल से रिहा कर दिया जाता है। हालांकि वो इस बात से नाराज होती है कि दुआंग और जोंगसून ने उसकी बेटी के जिंदा होने की बात उससे छुपाई। अपने परिवार से फिर मिलकर सेओ आरी पुराने घर लौट आती है और नई शुरुआत करने का फैसला करती है। जोंगसून, जिसे माफ कर दिया जाता है, धीरे धीरे फिर से उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। बाद में सेओ आरी सी हियान के साथ यून के घर जाती है और समझ जाती है कि यून के लिए बीबीबी फेमस बनना ही सब कुछ था। हालांकि लोग बेसब्री से सेओ आरी की वापसी का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वो तय कर चुकी होती है कि वो उस दुनिया से दूर रहना चाहती है। अब वो समझ चुकी होती है कि लोगों की राय कितनी जल्दी बदलती है, प्यार कितनी आसानी से नफरत में बदल जाता है। उसे वो खेल दोबारा नहीं खेलना। आखिरी सीन में एक सफाई कर्मचारी यून के छोड़े हुए घर की सफाई करने आता है। गंदगी के बीच उसे एक टैबलेट मिलता है। वो जिज्ञासा में उसे खोलता है और उसमें सेओ आरी का एक फैन अकाउंट खुला होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था और क्यों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।